रोहित ने अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन स्पर्श की अनुभूति कुछ वैसी नहीं थी जैसी उसे आदत थी। रुको, क्या मैं सोच सकता हूँ? मुझे उन गैंगस्टरों द्वारा सीने में गोली मारे जाने का स्पष्ट याद है। क्या मैं कोमा में हूँ? उसने फिर से हिलने या आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल सिकुड़न की अनुभूति हो रही थी और वह केवल अंधेरा देख सकता था। मुझे लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में एक त्वरित मौत भी हासिल नहीं कर सकता। खैर, कम से कम यहाँ गर्म तो है। उसके शरीर में लगातार गर्माहट थी, जिससे वातावरण काफी आरामदायक हो गया था। कम से कम मेरे जागने के बाद मेरे माता पिता मुझे कुछ समय के लिए माफ कर देंगे। शायद मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उस घर से दूर जाकर विदेश चले जाना चाहिए। वहां कम से कम एक सफाई सेवा मुझे काम पर रख लेगी। उसने उस मौत के करीब के अनुभव का फायदा उठाकर अपने उस पिंजरे से आजाद होने की संभावना के बारे में सोचा, जिसे वह घर कहता था। उसने सोचा कि जब वह अपने माता पिता से कहेगा कि वह विश्वविद्यालय छोड़कर एक डिशवॉशर बनेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। पिताजी मेरे लिए ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन मां निश्चित रूप से पागल हो जाएंगी। आजकल घर पर बिना लड़ाई झगड़ा किए मैं सिर्फ पढ़ना ही कर सकता हूँ। शायद मैं वह भी खो दूंगा। जब से उसे याद था, उसे खेल खेलना, किताबें पढ़ना और शराब पीना पसंद था। उसे बाकी सब कुछ उबाऊ लगता था और इसका उसके हाई स्कूल के बाद के स्कूल करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसलिए उसके घर की स्थिति उसके लिए और अधिक मुश्किल होती गई, क्योंकि उसके माता पिता ये स्वीकार करने के बजाय कि विश्वविद्यालय उसके लिए सही नहीं था, हर समय चिल्लाते रहते थे। मुझे लगता है कि उस स्थिति का एक बड़ा हिस्सा मेरी गलती है। आखिर मैंने अपना अधिकांश जीवन नशे में या किसी किताब में खोया हुआ बिताया है। सच में एक बेटे के रूप में अच्छा काम नहीं किया। ये सोचकर उसमें पछतावा जागा। अगर वह उस समय बेहतर जानता तो उसने शराब को भावनाओं को बाहर निकालने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया होता और शायद उसके परिवार में स्थिति अधिक शांतिपूर्ण होती। खैर, मैं जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता, और मेरे पास हर समय दिखावा करते हुए खुद को शांत रखने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। जब वह 14 साल का था तो उसे पता चला कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं था। वह अपने दोस्तों को लड़कियों या सुंदर कपड़ों के पीछे जाते हुए देखता था, लोगों के एक समूह में प्यार और सामाजिक स्थिति पर जोर देता था। फिर भी उसे कभी भी किसी के साथ वास्तव में जुड़ने में सक्षम हुए बिना केवल यौन संबंध के प्रति उत्सुकता महसूस होती थी। जहां तक मानव समाज की बात है, उसने इसे मनुष्यों द्वारा एक साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए बनाए गए नियमों के एक समूह के रूप में देखा। क्या वे नियम पुरुषों द्वारा नहीं बनाए गए हैं? एक पुरुष के रूप में मुझे उन्हें अनदेखा करने और जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह से जीने का अधिकार होना चाहिए। समय बीतता रहा जबकि वह सोच रहा था, बिना ये ध्यान दिए कि उसकी सोचने की गति सामान्य से बहुत कम थी। अंत में, यह एक ऐसी दुनिया है जिस पर पैसे का राज है। अगर आपके पास यह है तो आप जो चाहें कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप केवल समाज के एक गियर में फंस सकते हैं। जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक पैसे जमा करते रहते हैं। जीने का कितना दयनीय तरीका है। मनुष्यों के नियमों से कागज के टुकड़े जमा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि उन कागजों का मूल्य केवल उन्हीं नियमों के कारण है जिनका आप पालन कर रहे हैं। सच्ची स्वतंत्रता केवल पर्याप्त कागज इकट्ठा करके ही प्राप्त की जा सकती है। क्या इस तरह का जीवन जीने में कोई मूल्य है? उसका तर्क समय समय पर रुक जाता था क्योंकि वह सो जाता था या अपने शरीर को जगाने की कोशिश करता था। इस तरह दिन बीत गए। शायद मैं एक स्थायी कोमा में हूं और मुझे इस अंधेरे से मुक्त होने के लिए सच्ची मौत का इंतजार करना होगा। उसके चारों ओर का अंधेरा उसके मूड को प्रभावित करने लगा। उसे केवल उसके शरीर में गर्म महसूस हो रहा था जो उसे ठीक रख रहा था। यह उसी समय था जब अंधेरे की दुनिया में प्रकाश दिखाई दिया, जो समय बीतने के साथ बड़ा होता गया। आखिरकार एक बदलाव। मुझे इसका पालन करना चाहिए। अचानक किसी प्रकार के संपीड़न ने उसे उस सिकुड़ी हुई जगह से प्रकाश की ओर धकेल दिया जिसमें वह था। यह एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया लग रही थी जिसका दबाव उसे महसूस हो रहा था। कुछ समय बाद अंधेरे की दुनिया प्रकाश की दुनिया बन गई, जो इतनी उज्ज्वल थी कि उसकी आंखों में दर्द होने लगा। उसे कुछ जयकार और एक अज्ञात भाषा बोलने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उसकी आंखें प्रकाश की आदी हो गईं तो वह आखिरकार देख सका कि उसके चारों ओर क्या था। एक अधेड़ उम्र की मोटी महिला चिंता के साथ उसे देख रही थी, उसके सीने को हल्के से छू रही थी। अजीब बात यह थी कि उसका हाथ उसके पूरे शरीर को ढक रहा था। यह क्या हो रहा है? वह अपनी सोच पूरी नहीं कर पाया था कि मोटी महिला ने पहले ही उसे एक तरफ कर दिया और उसके नितंबों पर हल्के से थप्पड़ मारा। कुछ कारणों से उसे उस हल्के थप्पड़ से दर्द महसूस हुआ। क्या कर रही हो तुम औरत? उसने कहा, फिर भी उसके मुंह से केवल एक तीखी चीख निकली।
उस चीख को सुनकर कमरे में लोगों के चेहरे शांत हो गए और मोटी महिला ने बच्चे को एक पुरानी शैली के बिस्तर पर लेटी एक पीली लेकिन सुंदर महिला की बाहों में दे दिया। यह एक लड़का है, मेरी मालकिन, और एक बहुत ही जिज्ञासु है, जिस तरह से वह सब कुछ देखता है। भले ही उसे मोटी महिला ने क्या कहा कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन एक बच्चे के शरीर में मौजूद युवा व्यक्ति आसानी से उस स्थिति को समझ सकता था जिसमें वह था। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या ये कोमा नहीं था? बच्चे को पकड़े महिला ने अपनी छाती खोली और उसे खिलाने की कोशिश की। रुको, इससे पहले कि वह कुछ कह या चिल्ला पाता, उसके मुंह में एक तरल पदार्थ डाला गया और वह अपने पहले भोजन के चक्कर में खुद को खो बैठा। मैं तुम्हारा नाम देव रखूंगी। हाँ, देव बालकृष्णन एक अच्छा नाम है। देव ने आधी बंद आंखों से उसे खिलाने वाली महिला को देखा। महिला के लंबे काले बाल उसकी पीठ पर खुले हुए थे और उसकी पतली भौहों के नीचे बर्फ नीली आंखें थीं। निश्चित रूप से मेरी माँ सुंदर है। देव उसका दिया हुआ नाम होना चाहिए, कम से कम यह एक अच्छा नाम है। कमरे का दरवाजा खुला और 40 की उम्र का एक आदमी छोटे काले बालों और एक सख्त चेहरे के साथ सीधे बिस्तर पर लेटी महिला की ओर चला गया। प्रिया, मुझे बच्चे को देखने दो। ऐसा कहते हुए आदमी ने सीधे देव को अपनी बाहों में लिया और बच्चे को बेहतर तरीके से देखने के लिए उसे हवा में उठा लिया। बिस्तर के किनारे पर खड़ी मोटी महिला और 2 अन्य नौकरानियों ने आदमी को देखकर अपना सिर झुका लिया। यहाँ तक कि प्रिया ने भी देव को अचानक अपनी छाती से दूर ले जाते देख अपना गुस्सा रोक लिया। माँ, थोड़ा पीला और दुबला है, लेकिन इसमें कुछ बुद्धि लगती है। शायद वह मुख्य परिवार के लिए एक गार्ड नहीं बन पाएगा, लेकिन वह एक परामर्शदाता के रूप में सफल हो सकता है। तुमने अच्छा काम किया प्रिया। ऐसा कहते हुए आदमी ने बच्चे को उसकी मां को वापस दे दिया और बाहर निकलने की ओर चला गया। इस दृश्य को देखकर प्रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, वह आपका बेटा है और उसका नाम देव है। क्या वह सिर्फ एक साधारण गार्ड से बढ़कर कुछ बनने का लक्ष्य नहीं रख सकता? बाहर निकलने के किनारे पर रुककर अर्जुन प्रिया की ओर मुड़ा और सबसे प्राकृतिक तरीके से कहा, भले ही उसकी नसों में मेरा खून है, लेकिन उसमें तुम्हारा भी खून मिला हुआ है। एक वेश्या के बेटे को खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए अगर वह मुख्य परिवार के वंशज की रक्षा कर सके। और वह कमरे से बाहर चला गया, प्रिया को देव को गले लगाते हुए पानी भरी आंखों के साथ छोड़ गया। उसने अपनी बाहों में बच्चे की गहरी नजर नहीं देखी जो उसके पिता के दरवाजे से बाहर जाने के बाद उन पर थी। ऐसा लगता है कि यह परिवार इतना सरल नहीं है। मुझे इस दुनिया की भाषा जितनी जल्दी हो सके सीखनी चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। इस दुनिया में देव के पुनर्जन्म को 5 महीने बीत चुके थे। ये वसंत का मौसम था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था जो उसने बाहर के वातावरण को देखा था। जिस हवेली में वह रहता था वह उसके पिछले जीवन के एक देहाती विला जैसा दिखता था, फिर भी उसका आकार एक महल जैसा था और वह ज्यादातर लकड़ी का बना था, जिसके चारों ओर चट्टानों की एक दीवार थी। उस पल में वह अपनी नई मां की बाहों में था। जब वह हवेली में चलते हुए उससे बात कर रही थी तो वह चारों ओर झांक रहा था। उसे क्या पता था कि देव ने वह सब कुछ समझ लिया था जो वह कह रही थी। इस दुनिया की भाषा इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि यह मेरे पिछले दुनिया की अंग्रेजी से बहुत मिलती जुलती है। खैर, ये प्रिया की मेरे बगल से कभी न हटने और मुझसे लगातार बात करने के कारण भी है। ये 5 महीने उसने अपनी मां के गले में बिताए। बालाकृष्णन हवेली के चारों ओर घूमते हुए प्रिया उसे सबसे यादृच्छिक चीजें समझाती रही। इसके लिए धन्यवाद। उसे परिवार में अपनी स्थिति और हवेली की संरचना का एक सामान्य विचार था। हवेली को 2 छल्लों, बाहरी और भीतरी, में विभाजित किया गया था। भीतरी छल्ला एक 4 मंजिला इमारत से बना था और वह जगह थी जहां मुख्य परिवार रहता था। बाहरी छल्ले में 2 मंजिला इमारतें और एक 3 मंजिला इमारत थी और वे क्रमशः गार्ड, नौकरों और मेहमानों द्वारा बसे हुए थे। इस समय वे मेहमानों की इमारत की पहली मंजिल पर थे, जो उनके लिए आरक्षित थी क्योंकि उसमें मुख्य परिवार का खून था और क्योंकि प्रिया अर्जुन की प्यारी रखेल थी। देव के पिता अर्जुन बालाकृष्णन परिवार के पुराने कुलपति कृष्णन के तीसरे और अंतिम बेटे थे। इस तरह भले ही उन्हें भीतरी छल्ले में प्रवेश नहीं मिला, फिर भी वे बाहरी छल्ले में एक आरामदायक जीवन जी सकते थे। तुम्हें मजबूत बनना होगा मेरे प्यारे। भीतरी छल्ले के लोग तुम्हें एक नाजायज औलाद के रूप में देखेंगे और तुम्हें परेशान करने और धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, खासकर कुलपति के वैध पोते और पोतियां। ये सुनकर देव का मूड भारी हो गया। मैंने बिना किसी अर्थ के जीवन जिया, एक ऐसी दुनिया में जो समझौतों से भरी थी, और अब जब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो मुझसे मेरी सामाजिक स्थिति के कारण धमकाया जाना सहने के लिए कहा जा रहा है ताकि मैं मुख्य परिवार के लिए एक उपकरण बन सकूं। ऐसा लगता है कि मैं एक और अर्थहीन जीवन जीऊंगा। प्रिया बात करती रही, लेकिन देव का दिमाग कहीं और था। वह इस जीवन के लिए सबसे अच्छे कदम के बारे में सोच रहा था।
अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे शायद बहुत सारे फायदे होंगे। आखिरकार बालाकृष्णन परिवार काफी धनी लगता है। मुझे बस हवेली के बाहर के वातावरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकता कि बाहरी दुनिया में क्या संभावनाएं हैं। देव पहले से ही परिवार से भागने के बारे में सोच रहा था। उसने इस नई मां के स्नेह और प्रयासों की सराहना की, लेकिन ये भावनाएं एक माता पिता के लिए होनी चाहिए थी उससे बहुत दूर थीं। मेरा पहले से ही एक परिवार था और यह इतना अच्छा नहीं चला। इस बार मुझे ये समझने के लिए विभिन्न अनुभवों से गुजरना नहीं पड़ेगा कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं हमेशा उन चीजों को चुन सकता हूँ जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त हैं। यदि भीतरी दायरे में जीवन केवल नाजायज औलाद होने के कारण बहुत कठिन है, तो मुझे हवेली छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही मेरे पास 25 साल का अनुभव और एक अधिक उन्नत दुनिया का ज्ञान है। मेरी संभावनाएं बहुत होनी चाहिए। लोगों के कपड़ों, इमारतों की संरचना और फर्नीचर की स्थिति से वह अनुमान लगा सकता था कि यह बिजली के बिना एक दुनिया थी, इसलिए उसकी पिछली दुनिया की तुलना में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत पीछे थी। फिर भी यह एक नुकसान भी हो सकता है। मेरी आदतें औद्योगिकृत समाज की हैं और मेरे विचार 21वीं सदी के एक व्यक्ति के हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग कुछ विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मुझे सावधान रहना चाहिए। कभी अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए, कभी अपनी माँ की बात सुनते हुए दिन बीत गया और रात हो रही थी। प्रिया सितारों को देखने के लिए एक बालकनी पर चली गई। देव ने इस मौके का फायदा उठाकर हवेली के बाहर के वातावरण का अध्ययन किया। रक्षा दीवार के बाहर भेड़ें खेतों में चर रही थीं। एक बड़ी पत्थर की सड़क थी जो हवेली के मुख्य द्वार से शुरू हुई और दूरी में फैल गई, जिससे हरे भरे खेतों को 2 हिस्सों में काट दिया गया। उसके दाईं ओर मक्का जैसा एक खेत उगाया जा रहा था और बाईं ओर दूरी में एक जंगल मुश्किल से दिखाई दे रहा था। यह एक सुंदर दृश्य था जिसे देखने की देव को आदत नहीं थी, और अब यह उसकी नई दुनिया थी। फिर उसने अपनी नजर आसमान की ओर मोड़ी और उसे सूर्यास्त के कारण बादलों की लालिमा को ढकते हुए अंधेरा दिखाई दिया। शुरुआत में ये दूरी में एक छोटे से बिंदु जैसा था जो उनकी दिशा में जाने पर बड़ा और बड़ा होता गया। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। अंधेरा रात के गिरने के कारण नहीं था, बल्कि बादलों के माध्यम से कुछ हिलती डुलती आकृति के कारण था। ये तेज था और करीब आता जा रहा था। किसी समय एक बहरी करने वाली गर्जना शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाके में दौड़ गई। यह आसमान में उस आकृति से आ रही थी। एक काले पंख वाले शरीर ने बादलों से तिरछे गोता लगाया, जो हवेली की दीवार के बाहर भीड़ों के झुंड की ओर तेजी से जा रहा था। ये 7-8 मीटर लंबा था और इसमें बड़े काले पंख थे। वास्तव में पंख उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। यह इतनी तेज गति से गोता लगा रहा था कि देव बादलों से उसके बाहर निकलने और झुंड जहां था उस इलाके के पास आने के बीच के समय का अंतर नहीं बता सका। अचानक दीवार बैंगनी रंग में जगमगा उठी और उसकी सतह पर निशान दिखाई दिए। इसने एक स्थिर लेकिन तेज गूंज पैदा की और दीवार का बैंगनी रंग झुंड की दिशा में ग्रामीण इलाके की ओर फैल गया। जानवर अपनी उतरने में परेशान लग रहा था और उसने अपने पंखों को फैलाकर हवा के बीच में खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी और वह अनिवार्य रूप से जमीन पर गिर गया जहां बैंगनी प्रभामंडल जा रहा था, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। जिस क्षण बैंगनी प्रभामंडल ने ड्रैगन को छुआ, गड्ढे से धुआं उठा और एक और गर्जना दर्द की शाम में सुनाई दी। ड्रैगन जितनी जल्दी हो सके फिर से आसमान में उठा और हवेली पर जहरीली आंखों से घूरने लगा। उसके पेट से एक खुले घाव की तरह धुआं बहता रहा। जाहिर है बैंगनी प्रभामंडल ने ड्रैगन को घायल कर दिया था। नफरत से भरा ड्रैगन ने सांस ली और फिर हवेली की ओर लाल लपटों की एक जीप थूक दी, जिसने एक भाले का रूप ले लिया क्योंकि वह बाहरी छल्ले के पास आता रहा। प्रिया डर से जम गई थी कि आग का भाला उसकी दिशा में आ रहा था, जबकि देव अभी भी जो कुछ वह देख रहा था उससे इतना चकित था कि वह उस खतरे को भी नहीं पहचान पाया था जिसमें वह था। हालांकि इससे पहले कि लपटें बाहरी दीवार तक पहुंच पाती, उनके बीच हवा में एक आकृति दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और कुछ बुदबुदाया, फिर लपटों का भाला हवा की एक दीवार जैसी किसी चीज से टकराया। लपटों और ढाल के बीच घर्षण कुछ सेकंड तक चला, इससे पहले कि लपटें बुझ गईं और तैरती हुई आकृति फिर से दिखाई देने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी सीधी कंघी की हुई लंबी सफेद दाढ़ी उसकी कमर तक पहुंच रही थी और हवा में बहते हुए लंबे बाल खुले हुए थे। उसने बड़े आस्तीन वाली एक धोती पहन रखी थी, फिर भी दाहिनी आस्तीन अब जल गई थी, जिससे उसकी पतली लेकिन मजबूत बांह दिखाई दे रही थी। उसने ड्रैगन की आंखों में देखा और ड्रैगन ने भी ऐसा ही किया। वह गतिरोध लगभग 10 सेकंड तक चला, इससे पहले कि ड्रैगन ने फिर से गर्जना की और जंगल की दिशा में आसमान से होते हुए तेज गति से चला गया। बूढ़ा आदमी दीवार पर हवा में थोड़ा और इंतजार करता रहा और उस दिशा में देखता रहा जहां ड्रैगन गया था।
ये पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद कि जानवर चला गया था, उसने आह भरी और गायब हो गया। प्रिया अभी भी डर से जमी हुई थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि वह देव के कमजोर शरीर को बहुत कसकर पकड़े हुए थी। यही दर्द था जिसने उसे वास्तविकता में लौटा दिया, क्योंकि उसने अपनी मां को उस तंद्रा से जगाने के लिए एक छोटी सी कराह छोड़ी। प्रिया भी वास्तविकता में लौट आई, देव पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए, और वह कुछ कहने वाली थी, इससे पहले कि एक बूढ़ी और गहरी आवाज ने उसे बाधित कर दिया। तो यह मेरा नवीनतम पोता है, क्या मैं सही हूँ? देव अपने पिछले जीवन के दौरान आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। जीवन आखिर में अनुभववाद और वास्तविकता के बारे में था, धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो उसने इस विचार पर विचार करना शुरू कर दिया कि आंख या उन्नत मशीनरी जो देख सकती थी उससे कहीं अधिक था। जब वह बूढ़े आदमी को धीरे से बालकनी के किनारे पर खड़ा देख रहा था, जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, तो उसका दिमाग अराजकता में गिर गया। एक ड्रैगन प्रकट हुआ और एक भेड़ के पीछे गया। तो इस दुनिया में ड्रैगन हैं। फिर दीवार जगमगा उठी और ड्रैगन को चोट पहुंचाई, है ना? फिर ड्रैगन गुस्सा हो गया और हम सभी को जलाना चाहता था, लेकिन इस बूढ़े आदमी ने, जो जाहिर तौर पर मेरा दादा है, उसे एक हाथ से रोक दिया जबकि वह उड़ रहा था और फिर ड्रैगन को दूर भगाने के लिए उसे घूरने लगा। अपने दिमाग में पिछली घटनाओं का एक संक्षिप्त सारांश देने के बाद उसके पास केवल एक ही विचार था, मैं कहाँ आ गया हूँ? यह आदमी सचमुच उड़ सकता है और ड्रैगन से लड़ सकता है और वे चाहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूं। क्या उनके दिमाग में कुछ गलत है? रुको, अगर वे चाहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूं, तो इसका मतलब है कि मुझे एक या दो चीजें सीखने में सक्षम होना चाहिए। उसकी सोच की पंक्ति कृष्णन के बालकनी में प्रवेश करने और धीरे धीरे उनकी दिशा में चलने से बाधित हो गई। हाँ, लॉर्ड कुलपति, ये देव है, अर्जुन का बेटा और मेरा खुद का बेटा। अपना सिर झुकाकर प्रिया ने कृष्णन को देव को धीरे से दिखाया ताकि वह बच्चे को बेहतर तरीके से देख सके। शायद प्रिया इस अवसर का उपयोग कृष्णन में अपने पोते के लिए थोड़ा प्यार डालने के लिए करना चाहती थी ताकि वह भविष्य में उसकी रक्षा कर सके, या शायद वह बूढ़े कुलपति को देखकर इतनी डर गई थी कि वह कांपते हाथों से अपने बेटे को दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इस बीच देव उस बूढ़े आदमी को उत्सुक आंखों से घूर रहा था। उसने उस जुनून और जिज्ञासा पर ध्यान भी नहीं दिया जो उसकी नजर दिखा रही थी। इस दुनिया के लोग उड़ सकते हैं और ड्रैगन से लड़ सकते हैं। बूढ़े आदमी, देखो मैं कितना प्यारा हूँ, मुझे उड़ना सिखाओ। लेकिन उसके मुंह से केवल कुछ ध्वनियां निकलीं, वे शब्दों जैसी थी लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं था। इसलिए देव ने कृष्णन की ओर अपनी छोटी सी बाहें फैलाईं ताकि वह उसकी भावनाओं को अपील कर सके। आने वाले कुलपति को देखकर खुशी का चेहरा बना रहा था। तुम ड्रैगन से लड़ते हो लेकिन तुम फिर भी अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हो, है ना? कहने की जरूरत नहीं है, पूरे ड्रैगन की घटना ने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी। आखिरकार उसके दुनिया में ड्रैगन केवल किंवदंतियां थे और उन्हें शक्तिशाली और अजेय के रूप में दर्शाया गया था, जबकि उनकी शक्ति कल्पनाओं तक थी। इस दुनिया में ड्रैगन से लड़ा जा सकता था और आप जीत सकते थे। ओह, बच्चे को खुशी से अपनी बाहें उसकी ओर फैलाते हुए देखकर कृष्णन अपने गंभीर चेहरे पर स्नेह का एक निशान दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने देव को अपनी कांख से उठाया और एक हल्की मुस्कान के साथ उसे घूरने लगा। ओह, वह मुझ में बहुत दिलचस्पी रखता है, इस बच्चे में निश्चित रूप से कुछ बुद्धिमत्ता है। शायद वह वास्तव में परिवार का एक अच्छा परामर्शदाता बन जाएगा। मैं समय समय पर उस पर नजर रखूंगा। ये सुनकर प्रिया उत्साहित हो गई और जल्दबाजी में सबसे सम्मानजनक धन्यवाद कहने लगी जो वह कर सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड कुलपति, मुझे यकीन है कि उसकी सुरक्षा आपके सिर्फ एक नज़र से जीवन भर के लिए सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसा कहते हुए उसने झुककर प्रणाम किया, दोनों हाथों से एक प्रार्थना का रूप बनाते हुए। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ऐसा कर सके। यहाँ अर्जुन के बेटे को ले लो और उसे उसके कमरे में वापस ले जाओ। आज की घटनाएं इतने छोटे बच्चे के लिए देखने के लिए नहीं हैं। कृष्णन ने देव को प्रिया को वापस सौंप दिया और बालकनी से गायब हो गया। वह उसके जाने के बाद अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए और देव का उत्साह बढ़ाती रही। क्या तुमने सुना? वह तुम पर नजर रखेगा। बालाकृष्णन परिवार का कुलपति मेरे बेटे पर नजर रखेगा। हा, ये बहुत बढ़िया है। और उसने कहा कि तुम एक परामर्शदाता बन सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया है। न केवल मेरे बेटे को एक शक्तिशाली साधक द्वारा संरक्षित किया जाएगा, बल्कि वह जीवन भर युद्ध के मैदान से भी दूर रह सकता है। एक नाजायज बेटे की मां के रूप में प्रिया जानती थी कि देव की संभावनाएं मुख्य परिवार के अन्य वंशजों की तुलना में सबसे उज्ज्वल नहीं थी, इसलिए जब उसने कुलपति से कुछ आश्वासन सुना तो वह अचानक राहत महसूस करने लगी।
देव को उनकी नींद की कोठरी में वापस ले जाते हुए, जो पहली मंजिल के केंद्र में थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी बाहों में बच्चा चुप था और उसकी आंखें और भी अधिक दृढ़ होती जा रही थीं। एक परामर्शदाता मेरा गधा। ऐसी शक्तियों वाले लोगों को सलाह देने का क्या मतलब है? किसी भी समस्या को बस उड़ा दिया जा सकता है, जैसे कि बूढ़े आदमी ने आग के भाले के साथ किया था। ये सोचने के लिए कि ऐसी शक्ति वास्तव में मौजूद थी, मुझे इसे अपने हाथों में लेना होगा। मुझे थोड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि बालाकृष्णन परिवार के अंदर खून की शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए कुछ प्रतिभा दिखाने से मुख्य परिवार के वंशजों से अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है। फिर भी मुझे वास्तव में यह समझने के लिए कुछ जानकारी चाहिए कि क्या हो रहा है। उसने जितनी भी किताबें पढ़ी थीं, उससे वह कल्पना कर सकता था कि उत्तराधिकार के लिए लड़ाई या उससे भी ऊंचे दर्जे वाले किसी व्यक्ति की ईर्ष्या खून में खत्म हो सकती है। मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं और यह एक दुर्घटना थी। मैं एक राजनीतिक योजना में नहीं फंसना चाहता और फिर से मरना नहीं चाहता, इसके बारे में शक्तिहीन होकर। एक कभी न महसूस किया गया दृढ़ संकल्प उसके छोटे शरीर से दौड़ गया, जबकि प्रिया उसे उसके पालने में रखने की तैयारी कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति समाज से पुरुषों को नहीं दी जाती है जिसे उन्होंने बनाया है। एक शक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है। एक शक्ति जो केवल खुद की होती है। प्रिया ने उसे एक साधक कहा, मुझे इसके बारे में कुछ खोजना होगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके चलना और पढ़ना सीखना होगा ताकि मुझे कुछ हद तक स्वतंत्रता मिल सके और साथ ही साहित्य के क्षेत्र में कुछ शुरुआती प्रतिभा दिखा सकूं। यह मुझे उन किताबों तक ले जा सकता है जो बताती हैं कि एक साधक वास्तव में क्या है और एक कैसे बनना है। उस दिन से उसने मजबूत होने और अपने जन्म के साथ मिले दुबले पतले शरीर से छुटकारा पाने के लिए और अधिक खाना शुरू कर दिया। उसने सक्रिय रूप से चलने की कोशिश करना शुरू कर दिया, पहले पालने में और फिर जमीन पर। नौकरानियों या उसकी मां को हर बार चिंता होती थी जब वह अपने पैरों पर खड़े होने के प्रयासों से गिरता था। फिर भी इस तरह का दर्द कुछ भी नहीं था। सीने में एक गोली बहुत ज्यादा दर्द करती है। और इसलिए उसके जन्म के केवल 8 महीने बाद देव जमीन पर सीधा खड़ा था, अपने पहले कदम उठा रहा था। ये बहुत धीमी गति से हो रहा है, मुझे इसके लिए प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। मुझे और स्वस्थ होने और अपने शरीर के साथ अधिक आरामदायक होने के लिए समय समय पर दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। भले ही वह कितना निराश था कि वह कितनी धीमी गति से बड़ा हो रहा था, प्रिया और नौकरानियां दंग रह गईं। ये बच्चा 3 महीने से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और अब उसने ये कर दिखाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब वह गिरता था तो वह रोता नहीं था, बल्कि फिर से खड़े होने की कोशिश करता था। अगर हम उसे हर बार नहीं रोकते तो उसे अब तक एक बड़ी चोट लग सकती थी। चैट कर रही नौकरानियों को प्रिया ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसके बच्चे को 8 महीने की उम्र में चलते हुए देखकर उसमें गर्व की भावना आ गई थी। ये कुलपति का आशीर्वाद होना चाहिए। मैं जानती थी कि उस दिन से कुछ अच्छा होने वाला था। सौभाग्य से या नहीं, देव की उपलब्धि को उस अलौकिक चरित्र से जोड़ दिया गया था जो कृष्णन बालाकृष्णन थे। हालांकि मेहमानों की इमारत की पहली मंजिल में आश्चर्य खत्म नहीं हुए थे। एक अच्छा संतुलन होने का यकीन होने के बाद देव ने अपनी मां की दिशा में धीमी और सावधान कदम उठाए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, और उसकी तरफ की दीवार द्वारा दिए गए थोड़ी सहायता से वह अपनी मुस्कुराती हुई मां के सामने आ गया। आओ मम्मी मेरे छोटे, तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया। मां खुश है। ऐसा कहते हुए वह आधे घुटने पर जमीन पर फैलकर अपनी बाहें फैलाए देव का इंतजार करने लगी। देव ने उसे देखा और मुस्कुराया, फिर अपनी बाहों को फैलाकर उसकी ओर बढ़ा और गले लगने से ठीक पहले अंतिम क्षण में चिल्लाया, मम्मी। और फिर वह अपनी मां के गले में गिर गया, जबकि प्रिया और नौकरानियां उसे चौड़ी आंखों से घूर रही थीं। यह मुझे एक शुरुआती शिक्षा दिलाने के लिए काफी होना चाहिए। समय बीतता रहा और एक बौद्धिक प्रतिभाशाली के बारे में अफवाहें बालाकृष्णन परिवार में फैल गईं। मैंने सुना कि वह पैदा होने के केवल 1.5 साल बाद ही धाराप्रवाह बोलने में सक्षम था। मैंने सुना कि उस बच्चे ने खड़े होने के 3 महीने बाद ही हर सुबह नाश्ते से पहले चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया था। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे को मेहमानों की इमारत की लाइब्रेरी में अकेले जाते हुए देखा था और वह अलमारियों से किताबें निकालने की कोशिश कर रहा था। मेरा विश्वास करो, मैं उस समय वहां सफाई कर रहा था और मैंने उसे किताब पर प्रतीकों को देखते हुए पाया जैसे कि वह पढ़ सकता था। और वह उस समय केवल 2 साल का था। यह असंभव है। उसकी मां ने उसे एक शिक्षक दिलवाने के लिए अनुरोध 2 साल और आधा पहले मंजूर करवाया था। क्या तुम कह रहे हो कि वह एक शिक्षक मिलने से पहले ही पढ़ना जानता था? मैं केवल वही बता रहा हूं जो मैंने देखा। मुझे यकीन नहीं है कि वह पढ़ रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह कोशिश कर रहा था। इस तरह की अफवाहें मेहमानों की इमारत में हर जगह थीं, जो नौकर से नौकर तक फैल रही थीं।
हर कोई अगले रिकॉर्ड का इंतजार कर रहा था जिसे नाजायज बेटा अपनी विकास गति में तोड़ेगा। इस दुनिया में उसके जन्म को 5 साल बीत चुके थे और वह खुद को सुधारने और परिवार में एक स्थिर फुटहोल्ड हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। वह हर दिन दौड़ता रहा, अपने अभी भी कमजोर शरीर को कम कमजोर बनाने के लिए कुछ हल्का वर्कआउट जोड़ता रहा। इससे उसे एक पतला लेकिन गुलाबी आकृति मिली और उसने हर दिन अपने शरीर को मजबूत होते हुए महसूस किया। फिर भी भले ही वह औसत बच्चे से मजबूत था, वह अभी भी सिर्फ एक बच्चा था। वह प्रतिदिन केवल आधा घंटा ही प्रशिक्षण करता था क्योंकि यह उसके युवा शरीर की सीमा थी। दिन का बाकी समय चावल और मांस से बने बड़े भोजन खाने, सोने या पढ़ने में बिताया जाता था। 2.5 साल पहले उसे आखिरकार उसका शिक्षक मिला, इसलिए वह रात में चुपके से बाहर निकलना बंद कर सकता था और उन अजीब प्रतीकों को समझने की कोशिश कर रहा था जिन्हें वे लेखन कहते थे। उसके शिक्षक का नाम ऋषि नागपाल था। वह मुख्य परिवार द्वारा अपने वंशज को पढ़ाने के लिए रखे गए विद्वानों में से एक थे और परिवार में उनकी स्थिति एक मेहमान के लिए काफी ऊंची थी। देव के पिता अर्जुन व्यक्तिगत रूप से उसके साथ बाहरी छल्ले तक गए, ये रेखांकित करते हुए कि शिक्षण प्रक्रिया को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और एक खेल के रूप में नहीं। जाहिर है, ऋषि की नज़र में विद्वान की स्थिति उसकी तुलना में एक उच्च रैंक की थी, क्योंकि यह पहली बार था जब देव ने अपने जन्म के बाद अपने पिता को देखा था। ऋषि नागपाल 60 के दशक का एक आदमी था, जिसके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और एक छोटी काली दाढ़ी थी जो ध्यान से संवारी हुई थी। उसका एक उदासीन चेहरा था, जैसे कि उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह चीजों को धीरे धीरे लेकिन संक्षिप्त तरीके से समझाता था। फिर भी इस उच्च चरित्र को भी देव के प्रति अपना स्वभाव बदलना पड़ा जब उसे पता चला कि उसने 6 महीने से भी कम समय में पढ़ना सीख लिया था। उसके बाद वह हर किताब को कम से कम समय में खत्म कर देता था जिसे विद्वान उसे देता था और उसके पास भूतल पर लाइब्रेरी से अपनी रुचि की किताबें किराए पर लेने का भी समय था। नौकर उसे किताबें उठाते हुए इतने आदी हो गए थे कि वे उसे वापस लाने के लिए याद भी नहीं दिलाते थे। 5 साल की उम्र में देव को हवेली के पास की स्थलाकृत बालाकृष्णन परिवार की सामाजिक स्थिति की एक सामान्य समझ थी और आखिरकार उसे साधकों के बारे में कुछ मिला। बालाकृष्णन हवेली सदाबहार वन के पास ग्रामीण इलाके में स्थित थी, जिसे उस प्रकार के पेड़ों के लिए ऐसा कहा जाता था जिनसे वह जंगल बना था। मुख्य द्वार की बड़ी पत्थर की सड़क एक और भी बड़ी सड़क में बहती थी जो निकटतम बड़े शहर मौसग्रोव तक जाती थी, जिस पर सिन्हा परिवार का शासन था। बालाकृष्णन परिवार सिन्हा परिवार का एक अधीनस्थ था और ग्रामीण इलाके के इस हिस्से पर अपने शासन को बनाए रखने के लिए सोने या सामान का वार्षिक श्रद्धांजलि देना पड़ता था। वे बालाकृष्णन हवेली के चारों ओर 50 वर्ग किलोमीटर के जमींदार थे और उन्हें इस क्षेत्र में गांवों से वार्षिक कर वसूल करना पड़ता था और उन्हें डाकुओं या जादुई जानवरों के हमले से बचाना पड़ता था। जादुई जानवर उस दुनिया में जानवरों की प्रजातियां थीं जिनमें दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित करने और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए इसका उपयोग करने की जन्मजात क्षमता थी। सालों पहले ड्रैगन द्वारा इस्तेमाल की गई लपटों का भाला दुनिया की ऊर्जा के उपयोग का एक प्रकार था जिसने उसकी पहले से ही शक्तिशाली लपटों को सशक्त बनाया, जिससे उन्हें हमले की अधिक रेंज और विनाशकारिता मिली। आखिरकार लगभग 1 साल पहले देव को साधना के बारे में एक किताब मिली। यह एक पुरानी और भारी किताब थी जिसे एक साधक ने लिखा था जो आम लोगों में साधना की धारणा फैलाना चाहता था और जो बाद में साहित्य का एक क्लासिक बन गया। साधक का नाम समय बीतने के साथ खो गया था, लेकिन किताब का नाम अभी भी संस्कृति के सभी लोगों को यिन यांग सिस्टम के रूप में जाना जाता था। उस किताब के अनुसार प्रकृति की ऊर्जा को ब्रह्मा की श्वास कहा जाता है और साधक और जादुई जानवर अपने शरीर को सशक्त बनाने, अपने जीवन को लंबा करने और जादुई तकनीकों का उपयोग करने के लिए इसे अवशोषित और संग्रहित करते हैं। श्वास का उपयोग शरीर और मार्शल तकनीकों को सशक्त बनाने के साधन के रूप में किया जा सकता है या किसी की अपनी मानसिक ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है ताकि मौलिक हमले जारी किए जा सकें। 7 मौलिक प्रकार प्रकाश, अंधेरा, आग, पानी, पृथ्वी, हवा और गड़गड़ाहट हैं और इनमें से एक के प्रति किसी की योग्यता जन्म पर तय की जाती है। आमतौर पर हर किसी में एक तत्व के प्रति योग्यता होती है, फिर भी मानसिक ऊर्जा में अंतर उस तत्व को हेरफेर करने की उसकी क्षमता को तय करता है। देव इस समय ऋषि नागपाल के साथ मेहमानों की इमारत की पहली मंजिल पर एक कमरे में दर्शन पर एक पाठ ले रहा था, लेकिन उसका दिमाग लगातार यिन यांग सिस्टम में वर्णित विषयों पर भटक रहा था। जादुई जानवरों में श्वास को हेरफेर करने और अवशोषित करने की एक जन्मजात क्षमता होती है और वे अपने जीवन के दौरान स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग करना सीखेंगे। ये कहा जा सकता है कि उनकी रक्तरेखा इस पहलू के अनुसार काफी फायदेमंद है। फिर भी दुनिया का निर्माता निष्पक्ष है, इसलिए उनमें से अधिकांश में अपनी प्रतिभा का बेहतर उपयोग करने के लिए बुद्धि की कमी है। दूसरी ओर मनुष्य चट्टानों से एक भाला और एक पेड़ से धनुष और तीर बना सकते हैं,
लेकिन उन्हें श्वास को अवशोषित करने और उपयोग करने के लिए तकनीकों की आवश्यकता होती है, और यहाँ तक कि एक तत्व के प्रति अपनी योग्यता को समझने के लिए विशेष उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह किताब साधकों द्वारा नष्ट नहीं की गई थी और अब तक जीवित रहने में कामयाब रही। भले ही आप उन शक्तियों के पीछे सामान्य सिद्धांत जानते हो, आप उचित तकनीकों के बिना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये किताब जो सबसे अच्छा कर सकती है वह सामान्य लोगों को अलौकिक की बेहतर समझ देना है। दुनिया का निर्माता निष्पक्ष है, वह कहता है, फिर भी अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो आप केवल तकनीक प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं। मेरे लिए भी साधकों वाले परिवार में पैदा हुआ, ये कहना मुश्किल है कि क्या मैं कभी इन जादुई तकनीकों पर एक नज़र डाल पाऊंगा। मेरा गधा निष्पक्ष। भले ही ऋषि अपनी प्रस्तुति में तल्लीन थे, उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया कि देव हर बार जब वह उसे देखते थे तो जवाब में केवल सिर हिलाता था, जबकि उसकी आंखें 1 घंटे से उसके सामने किताब के एक ही बिंदु पर टिकी हुई थीं। थोड़ा गुस्सा होकर ऋषि ने अपनी पीठ के पीछे से एक लकड़ी की छड़ी ली और देव की बाईं बांह पर भरोसा किया। सन्नाटा। एक थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और देव ने अपने शिक्षक को घूरने के लिए अपना सिर उठाया, जबकि वह उस जगह को पकड़े हुए था जहां छड़ी अभी अभी लगी थी। क्या तुम अभी भी उस साधने की बकवास के बारे में सोच रहे हो? मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा, अपना समय बर्बाद मत करो। तुम सिर्फ एक मध्यम आकार के नोबल परिवार के एक नाजायज औलाद हो। भले ही बालाकृष्णन परिवार के पास कुछ तकनीकें थीं, वे तुम्हारे लिए नहीं हैं। इसके अलावा साहित्य मनुष्यों का वास्तविक प्रतिनिधित्व है। साधना केवल मारने और मारे जाने के बारे में है, इसमें कुछ भी नोबल नहीं है। ऋषि ने उसे डांटा। जाहिर है कि यह पहली बार नहीं था कि देव का दिमाग भटक गया था। वास्तव में ये तब से था जब उसने यिन यांग सिस्टम खत्म कर दिया था कि उसने साहित्य के शिक्षण में पूरी तरह से रुचि खो दी थी। आखिरकार उसने साधना की दुनिया के बारे में और अधिक जानने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया था, इसलिए ये पाठ केवल एक उबाऊ दायित्व बन गए थे। लेकिन शिक्षक, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी सबसे कमजोर जादुई जानवर के सामने सिर झुकाना पड़ता है। यदि आपके पास खुद की रक्षा करने की शक्ति नहीं है तो आपका सारा ज्ञान बेकार है। सन्नाटा। छड़ी का एक और हित देव की दाहिनी बांह पर पड़ा। शिक्षक ऋषि की लाचारी के लिए देव केवल अपनी बांह को गले लगाता था और एक छोटी सी कराह छोड़ता था, जबकि उसकी आंखों में डर का कोई निशान कभी नहीं दिखाई देता था। इस बच्चे के साथ क्या गलत है? मैंने कुलपति के पहले जन्मे बेटे को निर्देश दिया था और अब भी जब वह 25 साल का हो गया है तो वह मेरी छड़ी से डरता है। ये बच्चा, हालांकि ये ऋषि नागपाल के विचार थे, जो 5 साल के बच्चे को वश में करने में असमर्थ थे। कोई बात नहीं, बस आराम करने जाओ और अपनी आदत की तरह रात भर लाइब्रेरी में मत भटको। मैं तुम्हें 2 दिनों में फिर से देखूंगा और तुम उस सारी साधना के कचरे के बारे में भूल गए होगे। अपने मंदिरों की मालिश करते हुए उसने ये कहा, जबकि उसने देव को बाहर निकलने के दरवाजे की ओर इशारा किया। उसके शब्दों पर देव उठा, अपनी किताबें उठाईं, झुका और फिर कमरे से बाहर चला गया। रोहित का जीवन चलता रहा। उसके काले लंबे बाल बढ़ते रहे, इसलिए उसकी मां अक्सर उन्हें उसके लिए कंघी करती थी। प्रिया मेहमानों की इमारत की पहली मंजिल का प्रबंधन करती रही। कभी कभी देर रात अर्जुन से मिलती थी। वह अक्सर उससे अपने बेटे के लिए और अधिक करने की भीख मांगती थी। रोहित की साधना और मार्शल आर्ट में रुचि समझाती थी, लेकिन अर्जुन हमेशा मना कर देता था, मुख्य परिवार के नियमों के पीछे छिपता था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, प्रिया। नियम तय हैं। उसकी स्थिति उसे केवल निम्न स्तर की तकनीकों तक पहुंचने की अनुमति देती है, और वह भी तभी जब वह परिवार के गार्ड में कुछ योग्यता दिखाता है और कुछ मिशन पूरे करता है। तुम उसे वहां भेज सकती हो और देख सकती हो कि यह कैसा होता है। इन शब्दों को सुनकर प्रिया का चेहरा काला पड़ गया। सच्चाई ये थी कि रोहित 8 साल का होने के बाद से लाइब्रेरी में अपना समय नहीं बिता रहा था। वह कुछ युद्ध युक्तियों के बदले में काम करने के लिए गार्ड की इमारत में जाना पसंद करता था। सबसे विनती वाली आवाज में प्रिया ने अर्जुन से पूछा, हमारा बेटा होशियार है, उसने पहले ही समझ लिया है कि वह लाइब्रेरी में साधना के बारे में कुछ भी प्रासंगिक नहीं पा सकता है और उसने अपनी ध्यान गार्डों पर स्थानांतरित कर दिया है, कुछ मूल्यवान प्राप्त करने की उम्मीद में। वह अब केवल 10 साल का है। उसे आधिकारिक तौर पर गार्ड में शामिल होने के लिए 13 साल का होना चाहिए, लेकिन वह अब 2 साल से उनके लिए काम कर रहा है ताकि एक बेहतर शुरुआती बिंदु मिल सके। क्या आप उसे कुछ भी नहीं दे सकते? आपने अपने अन्य 2 बेटों के साथ ऐसा किया। ठप। एक थप्पड़ प्रिया के बाएं गाल पर पड़ा। वह हल्के से चिल्लाई और फिर उसने अपने आप को आधे घुटने की स्थिति में फिर से व्यवस्थित किया। उसका सिर नीचे था और उसके मुंह में एक धात्विक स्वाद फैल रहा था। अपनी स्थिति याद रखो कि यह मैं था जिसने तुम्हें उस नाजायज औलाद को जन्म देने की अनुमति दी थी, और वह केवल इसलिए है क्योंकि तुम मेरी मृत पत्नी के लिए महसूस किए गए दुख को कम कर सकती हो।
फिर कभी रेबेका द्वारा मुझे दिए गए बेटे और बेटी की तुलना एक नीच वेश्या के बेटे से करने की हिम्मत मत करना। तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं वह हूं जो तुम दोनों को जीने दे रहा हूं। थोड़ा कांपते हुए प्रिया ने जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए मेरे प्रभु। और फिर वह पूरी तरह से घुटनों के बल बैठ गई, उसका सिर जमीन को छू रहा था। छी, तुम बेहतर उठो और मुझे गुस्सा दिलाने की भरपाई करो। डॉट डॉट डॉट। उसी समय गार्ड की इमारत में लगभग 10-11 साल का एक बच्चा सूरज के नीचे पसीने से तरबतर गार्डों के एक समूह के लिए 2 बड़ी बाल्टी पानी ले जा रहा था। ये बच्चा निश्चित रूप से रोहित था जो गार्डों के लिए काम कर रहा था। चूंकि उसे समझ में आ गया था कि वह किताबें पढ़कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसने साधना तकनीकों के कब्जे में आने के अन्य तरीकों की तलाश शुरू कर दी। भीतरी इमारत में घुसकर किताबें चुराने के अलावा, जो असंभव था, उसके पास एकमात्र विकल्प परिवार के गार्ड में प्रवेश करना और भीतरी दायरे तक पहुंच प्रदान करने के लिए पर्याप्त योग्यता प्राप्त करना था। उसके शिक्षक ने उसे आधे दिन तक डांटा, इससे पहले कि वह उस पर हार मान ले और भीतरी दायरे में वापस चला गया, जबकि उसकी मां ने केवल उसे गले लगाया और कहा, सावधान रहना। भले ही रोहित प्रिया की आंखों में निराशा का एक निशान देख सकता था, वह अपने निर्णय का पालन करने में मदद नहीं कर सकता था। वह हार नहीं मानना चाहता था और एक सामान्य आदमी से बढ़कर कुछ होने की उम्मीद देखकर एक और बेकार और अनाकर्षक जीवन जीना चाहता था। फिर भी वह मुझसे सच में प्यार करती है। इतने समय के बाद भी वह मेरे उस पिता से मिलती रहती है। शायद वह मेरे लिए उसके चरित्र को सहती है। हाल ही में जब भी वह अपने क्वार्टर में वापस जाता था तो उसे अपनी मां के शरीर पर कुछ नए घाव मिलते थे। फिर भी उसने प्रिया को कभी भी बिना मुस्कान के नहीं देखा जब वह उसे देखती थी। मुझे लगता है कि मुझे इस जीवन में थोड़ा और कठिन प्रयास करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं खुशी से रह सकता हूं अगर मैं उसकी देखभाल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करता। इस सोच के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। दुख की बात है कि यह एक गार्ड द्वारा उस पर चिल्लाने से बाधित हो गई। अरे नाजायज औलाद, तुम हमारे पानी को ढोते हुए एक मूर्ख की तरह मुस्कुराते हुए क्या कर रहे हो। वह वास्तविकता में वापस आ गया और बाल्टियां देने के लिए गार्डों के समूह की ओर भागा। मुझे माफ कर दो माननीय महोदयों, मुझे उम्मीद है कि आपका प्रशिक्षण अच्छा रहा। शायद आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं कि आपका वर्कआउट कितना कठिन है, किन स्थितियों को बनाए रखना कठिन है, कैसे। अपना मुंह बंद करो। जिस आखिरी लड़के को तुमने धोखा दिया था, उसे कप्तान ने 3 महीने तक लैट्रिन साफ करने के लिए भेजा था। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। फिर भी अगर तुम सामान्य तरीके से हमारी मदद करना पसंद करते हो तो मैं शर्त लगाता हूं कि 1 से अधिक उम्मीदवार होंगे। गार्ड ने रोहित के मुखौटे को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। वह सही था। पिछले 2 वर्षों में रोहित कुछ अकेले और थके हुए गार्ड के सामने मासूमियत का नाटक करके कुछ तकनीकें प्राप्त करने में कामयाब रहा था। वह आमतौर पर उन लोगों को चुनता था जो बहिष्कृत या धमकाए गए लगते थे ताकि वह अपनी स्थिति के साथ कुछ प्रकार का संबंध शुरू कर सके, और फिर वह उनसे अपने रूपों और तकनीकों को दिखाने के लिए कहता था ताकि वह प्रभावित हो सके और उनका मनोबल बढ़ा सके। हालांकि पिछले साल गार्ड की इमारत के उच्च अधिकारियों ने उसके सच्चे इरादों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने वाले गार्डों को दंडित करने का फैसला किया। उन्होंने उसे दंडित करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह अभी भी एक युवा बच्चा था और नाजायज औलाद होने के बावजूद उसकी नसों में मुख्य परिवार का खून था। मदद करने के सामान्य तरीके के लिए इसमें मूल रूप से गार्डों द्वारा रोहित को युद्ध प्रशिक्षण के एक रूप के रूप में जमीन पर गिरने तक कुछ बार मारना शामिल था। ये कहा जाना चाहिए कि युद्ध प्रशिक्षण अभी भी रोहित का विचार था जब वह अब और गार्डों को धोखा नहीं दे सकता था। आखिरकार उसके पिछले जीवन में उसके पास लड़ने का मूल रूप से कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसे उसकी भरपाई करनी पड़ी। मुझे लगता है कि कोई अन्य विकल्प नहीं है। चलो एक राउंड के लिए चलते हैं, यह मजेदार होना चाहिए। गार्डों के समूह ने जयकार किया जब उन्होंने रोहित का जवाब सुना और उस बेशर्म बच्चे को एक सबक सिखाने के लिए भाग्यशाली कौन होगा ये तय करने के लिए कुछ हाथ के खेल खेलना शुरू कर दिया। इस बीच रोहित आदत से बाहर एक छोटी कटार लेने के लिए प्रशिक्षण तलवारों के जमा पर गया। गार्ड की इमारत में केंद्र में एक बड़ा आंगन था ताकि गार्डों को प्रशिक्षण के लिए एक विशाल और निजी जगह मिल सके। रोहित केवल अपनी शुरुआती झूठी मासूमियत और उनके कामों को करने में उसकी लगन के कारण अंदर आने में कामयाब रहा था। जमा यार्ड के किनारे पर था, इसलिए कुछ मिनटों के बाद वह स्टील की कुंद छोटी कटार के साथ गार्डों के समूह में वापस आया। गार्ड तब तक इस बच्चे के आदी हो चुके थे जो कटार को अपने बाएं हाथ से काफी निपुणता के साथ संभाल सकता था। हा बच्चे, आज मेरी बारी है। मैं पिछली बार के बारे में अभी भी पागल हूं।
अपने समूह से कुछ दूरी पर खड़ा गार्ड 1.80 मीटर लंबा था और उसकी मजबूत मांसपेशियां थीं। वह गंजा था और उसकी एक लंबी घुंघराली दाढ़ी थी और बालों वाला सीना और उभरी हुई मांसपेशियां थीं। उसकी शर्टलेस स्थिति से आप उसे एक आदर्श सैनिक के प्रोटोटाइप के रूप में वर्णित कर सकते हैं। अरे आओ मिकी, ये सिर्फ एक तलवार का रूप था और वह भी इतनी अच्छी तरह से नहीं किया गया था। ये सुनकर मिकी में गुस्से का एक निशान बढ़ गया क्योंकि उसने रोहित के करीब आना शुरू कर दिया। हथियार का उपयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि तुम अभी भी एक बच्चे हो, इसलिए मैं खुद को इन हाथ के गार्डों तक सीमित करूंगा। मुझे पता है कि तुम इस फायर रिवॉल्विंग तकनीक का प्रशिक्षण ले रहे हो, इसलिए मुझसे आसान होने की उम्मीद मत करो। मिकी ने रोहित की ओर दौड़ लगाई, जबकि उसने अपने सिर और सीने को ढकने के लिए अपनी बाहों का उपयोग एक पार किए गए गार्ड में किया। रोहित एक स्थिति में चला गया जिसे उसने एक तलवार शैली से सीखा था और सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अपने वजन को अपने सामने के पैर पर बदल रहा था, किसी भी समय दौड़ने के लिए तैयार था। जब गार्ड उससे 1.5 मीटर दूर था तो रोहित गार्ड के चार्ज को चकमा देने और उसकी दृष्टि की रेखा से छिपाने के लिए खुद को नीचे करते हुए दौड़ गया। वह आखिर में गार्ड की आधी ऊंचाई का था। जब वह दौड़ रहा था तो उसने गार्ड के दाहिने पैर पर अपनी कटार को तिरछे काट दिया। क्लैंग, धातु के खिलाफ धातु की आवाज सुनाई दी क्योंकि कटार के रास्ते में एक हाथ का गार्ड दिखाई दिया। गार्ड ने उसके कदम का अनुमान लगाया था। आगे इंतजार किए बिना गार्ड ने खुद को रोहित की ओर धकेल दिया और अपने पहले से ही नीचे किए गए कंधे से उसे मारने का लक्ष्य रखा। उम्मीदों के विपरीत रोहित ने चकमा नहीं दिया, लेकिन अपनी बाईं कलाई को कटार को एक अजीब तरीके से पकड़ते हुए मोड़ दिया। कटार एक सेकंड के लिए गायब हो गई, केवल मिकी की गर्दन पर फिर से प्रकट होने के लिए, बिना उसे कुछ भी ध्यान दिए। मैंने आखिरकार इसे वास्तविक युद्ध में कर दिखाया, मुझे लगता है कि यह हारने का समय है। ये सोचते हुए रोहित ने कटार को छोड़ दिया और मजबूत आदमी को अपनी छाती में मारने दिया। वह जमीन पर उतरने से पहले 2 मीटर तक उड़ गया। फिर वह घुटने टेक कर थोड़ा खून खांस दिया। तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम पर आसान हो गया। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो तुम कम से कम 6 महीने के लिए बिस्तर पर होते। उसके बाद मिकी ने एक 10 साल के बच्चे पर विजय प्राप्त करने के लिए खुश होकर जयकार किया। तुम सुपर मजबूत हो मिकी, अब मुझे घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। तुम्हारी शक्तिशाली ताकत को पचाना मुश्किल है, रोहित ने उठते हुए और अपनी इमारत की ओर भागते हुए कहा। जब वह बाहर निकलने पर था तो उसने गार्डों के समूह को एक गुस्से वाले चिल्लाने के बीच हंसते हुए सुना जो उसके नाम जैसा लग रहा था। गार्ड की इमारत के एक कमरे में 2 आकृतियां एक खिड़की के पार आंगन को घूर रही थीं जहां गार्डों का समूह एक गंजे आदमी का मजाक उड़ा रहा था। तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? आकृतियों में से एक ने दूसरे से पूछा। उसने स्पष्ट रूप से राउंड जीत लिया लेकिन फिर भी अपनी हार का नाटक किया। वह परिवार में अपनी स्थिति के बारे में सचेत है, इसलिए वह जितना हो सके उतना कम रहने की कोशिश करता है, फिर भी वह शक्ति के लिए अपनी खोज को छोड़ नहीं सकता है। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली है, अफवाहें झूठी नहीं थीं। मैंने नहीं सोचा था कि वह 2 साल से भी कम समय में सांप कलाई तकनीक सीख लेगा। आपकी राय क्या है, कप्तान? खिड़की पर दूसरा आदमी थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा। अगर मिकी ने एक हथियार और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो उस बच्चे को कोई मौका नहीं मिलता। फिर भी उसने अपनी उम्र और उपस्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हमारे आदमियों को इन वर्षों में सीखी गई कुछ चीजों के लिए प्रशिक्षण के रूप में इस्तेमाल किया। वह गणनात्मक, जोड़ तोड़ करने वाला, दर्द से निडर और महान दृढ़ संकल्प का है। 10 साल पहले ड्रैगन के साथ उस घटना ने उसके दिमाग को कम हद तक नहीं मोड़ा होगा। ये सोचना कि एक बच्चा शक्ति के लिए अपने लालच में इतना अथक हो सकता है, मुझे थोड़ा डराता है। कमरे में चुप्पी फैल गई क्योंकि दोनों आदमी यार्ड में गार्डों को घूरते रहे। वह समूह अंत में मिकी का मजाक उड़ाते हुए उब गया और दिन को समाप्त करने के लिए शराब के एक दौर पर सहमत हो गया। तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, कप्तान? अगर उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो ये केवल समय की बात है कि कुछ बड़ी परेशानी होगी। ये बहुत स्पष्ट है कि वह तकनीकों के लिए अपनी शोध को नहीं रोकेगा। मुझे बस यह नहीं पता कि वह कितनी दूर जाने को तैयार है। तो हमें क्या करना चाहिए, कप्तान? दूसरे आदमी ने दोहराया। इतने सालों तक एक साथ काम करने के बाद उनके बीच बातचीत कैसे होती थी, इसकी एक मौन समझ थी। कप्तान को अपनी आंखें बंद करके सोचते हुए देखकर वह चुप रहा और उसके आदेशों का इंतजार किया। कप्तान ने अपनी आंखें खोलीं और एक हल्की आह के साथ कहा, हम उसे प्रशिक्षित करते हैं। ... इस बीच रोहित अपने क्वार्टर में लौट आया और पाया कि उसकी मां अभी भी अपने कमरे में बंद थी। अगर आप ध्यान से सुनते तो हल्की कराहें सुनी जा सकती थीं।
उसने दिन के कामों से धूल धोने के लिए स्नान करने का फैसला किया, फिर उसने एक भरपूर भोजन खाया और सो गया। आधी रात के आसपास एक नौकर उसे पानी के एक कटोरे के साथ जगाने के लिए उसके कमरे में आया। नौकर को भेजने के बाद उसने अपना चेहरा धोया और खुद को फर्श पर एक क्रॉस लेग स्थिति में रखा, एक अजीब लेकिन लयबद्ध तरीके से सांस ले रहा था। ये देखकर कि प्रक्रिया कितनी आसानी से हुई, आप देख सकते हैं कि रोहित इस प्रक्रिया का आदी था। उसके शरीर की मांसपेशियां समय समय पर बाहर निकलती थीं, केवल मात्रा में थोड़ी वृद्धि के साथ सामान्य आकार में लौटने के लिए। लगभग 1 घंटे के बाद वह अपने शरीर पर पसीने के निशान के साथ अपने ध्यान से जागा। आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक केवल दोपहर के दौरान यांग ऊर्जा और आधी रात के दौरान यिंग ऊर्जा को जबरदस्ती अवशोषित करके शरीर को मजबूत करने का एक तरीका है, जो एक साधक के मानक से बहुत दूर है। साथ ही मेरा शरीर अब ऊर्जा से संतृप्त है, इसलिए मेरी सीमा 14-15 साल के लड़के की ताकत है, जब तक कि मेरा शरीर बड़ा नहीं हो जाता और मुझे अधिक ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति नहीं देता। फिर वह उठा और अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटी धातु की कटार ली। अपनी कलाई को झटकते हुए कटार गायब हो गई और एक अलग कोण से दूसरी स्थिति में दिखाई दी। कुछ देर तक अपने दोनों हाथों से यह अभ्यास करने के बाद उसने कटार को वापस अपने बिस्तर के नीचे रखा, फिर वह उस पर लेट गया और गहरी सोच में पड़ गया। सांप कलाई तकनीक केवल अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित करने और उन्हें एक ही हिट में खत्म करने के लिए एक चाल है, ये वास्तव में एक युद्ध तकनीक कहलाने लायक नहीं है। इसका उपयोग मेरे कलाई में श्वास की मात्रा से भी सीमित है। अन्य रूप जो मैंने गार्डों से सीखे हैं, वे या तो एक सेट का हिस्सा हैं या उन हथियारों के बारे में हैं जिन्हें मैं अभी भी संभाल नहीं सकता। मुझे अब क्या करना चाहिए? गार्ड अब मेरे बारे में सतर्क हैं और वे किसी भी प्रकार की जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे। क्या मुझे आधिकारिक तौर पर परिवार के गार्डों के लिए आवेदन करने से पहले वास्तव में 3 साल इंतजार करना होगा? ये बहुत धीमा है, खासकर जब से मैं इन वर्षों में मूल्यवान प्रगति नहीं कर सकता। उसके विचारों की धारा कुछ समय तक चलती रही क्योंकि उसने अधिक अवैध तरीकों पर विचार करना शुरू कर दिया। मैं गार्डों से कुछ किताबें चुरा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे ये जानने की आवश्यकता होगी कि कौन सी तकनीकें जोखिम के लायक हैं, उन्हें किताब के रूप में किसके पास है, और इसके लिए मुझे उसके बाद हवेली से भागने की भी आवश्यकता होगी। साधना और इसी तरह के अपराधों के लिए मौत की सजा है। प्रिया का चेहरा उसे मुस्कुराते हुए उसके दिमाग में दिखाई दिया, उसके गले में एक छोटी सी पकड़ बन गई। मुझे नहीं लगता कि मैं आखिरकार छोड़ सकता हूँ। अधिक सटीक होने के लिए, मैं छोड़ना नहीं चाहता। मेरी माँ की समस्या के अलावा तकनीक का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। मुझे पता है कि इस परिवार के पास तकनीकें हैं, लेकिन मुझे बाहरी दुनिया की स्थिति के बारे में यकीन नहीं है। हल्की रोशनी उसकी खिड़की से टकराई, सूरज उग रहा था। कोई बात नहीं, शायद मैं बहुत लालची हो रहा हूँ। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे किसी बिंदु पर मुख्य परिवार में भाग्यशाली बच्चों के साथ पकड़ना होगा। मेरा शरीर अभी भी बढ़ रहा है और आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक तब तक बनी रह सकती है जब तक मैं 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। सबसे खराब स्थिति में मैं अभी भी गार्ड में योग्यता के माध्यम से भीतरी दायरे में भर्ती हो सकता हूं और मुख्य परिवार के अन्य वंशजों में से कुछ को धोखा दे सकता हूं। नहीं, सबसे खराब स्थिति यह है कि मैं उन्हें धोखा देता हूं और उनके गुस्से के कारण मार दिया जाता हूं। यहाँ जीवन बहुत शांतिपूर्ण है, मैं अपनी स्थिति भूलने लगा हूं। अगर कोई नौकर मेरे शुरुआती दिनों में क्षमताओं के प्रदर्शन के बाद भीतरी दायरे को जानकारी दे रहा है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्या तुम अपनी तरकना के साथ कर चुके हो? मैं इंतजार करते करते उब रहा हूँ। इस आवाज को सुनकर रोहित का शरीर सख्त हो गया क्योंकि वह कमरे के विपरीत बिंदु पर बाहर निकलने के दरवाजे की ओर भागा। फिर वह किसी चीज से टकराया और जमीन पर गिर गया। कुछ खून उसकी नाक से उसके मुंह में चला गया। वह जिस वस्तु से टकराया था वह बात करने वाले व्यक्ति का शरीर था जो उससे पहले दरवाजे की ओर चला गया था। मैं भाग नहीं सकता। वह वापस मुड़ने और बिस्तर के नीचे से कटार लेने के लिए तैयार था जब आदमी ने एक बेफिक्र आवाज में कहा, आराम करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। वास्तव में मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद आएगा। जब उसने फिर से बात की तो रोहित रुक गया और थोड़ी देर के लिए सोचा। फिर वह धीरे धीरे आदमी को देखने के लिए मुड़ा। वह 40 की उम्र का एक औसत आदमी लग रहा था, 1.70 मीटर की ऊंचाई, कोई दाढ़ी नहीं और कुछ थोड़े लंबे गोरे बाल। उसका एक चंचल चेहरा और एक हल्की मुस्कान थी। तुम कौन हो? रोहित ने पूछा। मैं बाहरी छल्ले के गार्डों का उप कप्तान हूँ, विलियम चार्ली। मैं गार्डों के कप्तान के आदेश से यहाँ हूँ। हम तुम्हें कुछ गड़बड़ी करने से पहले भर्ती करना और प्रशिक्षित करना चाहते हैं। जब उसने विलियम के मुंह से निकले शब्द सुने तो रोहित थोड़ा स्पीचलेस हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा,
मैं किस तरह की गड़बड़ी कर सकता हूँ? कुछ गार्डों ने स्वेच्छा से मुझे कुछ संकेत दिए कि मुझे कैसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। उसने सबसे मिलनसार मुस्कान डाली जो वह कर सकता था। आखिरकार वह अभी भी 10 साल के शरीर में था। बकवास बंद करो, हम जानते हैं कि तुमने सांप कलाई तकनीक सीखी और तुमने मिकी के साथ अपना मैच नकली किया। साथ ही क्या तुम आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक जैसी कुछ शिटी तकनीक के लिए सैनिकों को धोखा देना जारी रखना चाहते हो? वह चीज सिर्फ एक साधना तकनीक की नकल है। रोहित ये जानकर डर गया कि उसका भेष इतनी आसानी से खोजा गया था, और वह तब निराश हो गया जब उसने सुना कि उसने जो सबसे पूर्ण तकनीक सीखी थी उसे एक नकल माना जाता था। अपने सामने मुस्कुराते हुए आदमी को देखते हुए उसने आखिरकार एकमात्र सवाल पूछा जो उसके दिमाग में मायने रखता था। क्या तुम मुझे एक ऐसा साधक बनाओगे जो ड्रैगन से लड़ सके? विलियम इस तरह के सवाल की ईमानदारी से थोड़ा बैकफायर हो गया। उसने रोहित की आंखों में देखा और उसके दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए उसने पूरी ईमानदारी से जवाब देने का फैसला किया। उसने थोड़ी आह भरी और अपनी मुस्कान को नीचे रखते हुए उसने कहा, साधना का मार्ग एक व्यक्तिगत मार्ग है। सबसे अच्छी तकनीकों वाले लोग अपने पूरे जीवन में कुलपति के स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, जबकि सिर्फ एक साधारण श्वसन तकनीक वाले लोग आकाश को 2 हिस्सों में काट सकते हैं। मैं तुमसे इसे नहीं छिपाऊंगा। मैं तुम्हें बालाकृष्णन परिवार के पास सबसे अच्छी तकनीकें नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हें साधना के मार्ग पर डालूंगा। ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारी स्थिति को देखते हुए ये सबसे अच्छी शर्त है जिसे तुम्हें लेने के लिए कहा जाएगा। तो तुम क्या करोगे? मैं स्वीकार करता हूं। इससे पहले कि वह अपना भाषण खत्म कर पाता, विलियम को रोहित ने बाधित कर दिया। उसे देखकर वह अब देख सकता था कि उस ईमानदारी का हिस्सा जो उसके पास पहले था गायब हो गया था, जिसे दृढ़ संकल्प और योजनाबद्ध आंखों से बदल दिया गया था। कितना भयानक बच्चा है। मैं एक सेकंड के लिए भी अपनी गार्ड कम नहीं कर सकता। अपनी मुस्कान को वापस रखते हुए विलियम ने खुशी से कहा, तो अब से तुम्हें मुझे अपने गुरु के रूप में विलियम को स्वीकार करने के अगले दिन रोहित विलियम के निर्देशानुसार सुबह सुबह गार्ड की इमारत में गया। पिछली सुबह उसने अपनी मां को स्थिति समझाई थी और उसके शरीर पर नए घावों को देखकर वह उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया था। वह इमारत में दाखिल हुआ और सीधे पहली मंजिल पर गया। जाहिर है कि सीढ़ियों की रखवाली करने वाले लोगों को उसके आने की सूचना दी गई थी और उन्होंने उसे बिना किसी परेशानी के जाने दिया। इससे पहले कि वह आखिरी कदम पर अपना पैर रखता, उसने गलियारे के अंत में विलियम की आवाज सुनी, तुम जल्दी आ गए। अपने गुरु की जम्हाई लेती आकृति को देखकर, जो अब एक सफेद जिम सूट पहने हुए था, उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने एक गंभीर भाव रखा और अपने दाहिने हाथ में अपनी बाईं मुट्ठी के साथ थोड़ा झुककर प्रणाम किया। शिष्य सीखने के लिए उत्सुक था गुरु। विलियम ने उसे देखा भी नहीं और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। साथ में वे एक विशाल कमरे में दाखिल हुए जिसकी दीवारों पर हथियार और चारों ओर कुछ लकड़ी के पुतले बिखरे हुए थे। एक और जम्हाई को दबाते हुए विलियम ने फर्श की ओर इशारा किया। बैठो। मैं सुबह में वास्तव में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं सब कुछ एक ही बार में समझाना चाहता हूँ, फिर तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। रोहित लगभग तुरंत ही फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से लालसा दिखाई दे रही थी। विलियम ने थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को सुलझाया और फिर एक गंभीर चेहरे के साथ समझाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम उस कारण को समझो कि क्यों कप्तान ने तुम्हें गार्ड में प्रवेश करने दिया। हम उन लोगों को नहीं रख सकते जो अपनी हकदार तकनीकों के लिए आदमियों को धोखा देते हैं, खासकर तुम्हारी स्थिति वाला एक बच्चा। स्थिति के पेशेवरों और विपक्षों को तौलते हुए हमने फैसला किया कि तुम्हें दंडित करने के बजाय तुम्हारी उस लालच को हमारी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना बेहतर था। तो जब तुम उसे देखो तो कप्तान को अपने हाथों को रखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना याद रखना। रोहित की पीठ पर ठंडे पसीने की एक बूंद बह गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह कितना लापरवाह था। बच्चे का मुखौटा शक्तिशाली लोगों के खिलाफ काम नहीं कर सकता। शायद ये कहना अधिक सही है कि वे परवाह नहीं करते कि मैं एक बच्चा हूँ। दूसरा, हम तुम्हें कुछ भी उपहार में नहीं देंगे। एक गार्ड को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्यताएं इकट्ठा करनी पड़ती हैं और तुम अलग नहीं होगे। लेकिन चूंकि तुम अब मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें शुरू करने के लिए कुछ दूंगा। इसे एक ऋण मानो जिसे तुम गार्ड में सेवा करके चुकाओगे। क्या तुम मुझे समझते हो? तुम्हें वह प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के लिए खून बहाना होगा जो तुम चाहते हो। विलियम ने रोहित की आंखों को जांच के इरादे से देखा। उसकी स्थिति बिल्कुल एक रहस्य नहीं थी, इसलिए बालाकृष्णन परिवार की रक्षा करने की उसकी इच्छा पर सवाल उठाना उचित था। मैं जानता हूं कि वह क्या कहना चाहता है। उसे डर है कि चूंकि मैं एक नाजायज औलाद हूं, इसलिए मैंने बालाकृष्णन के प्रति घृणा जमा कर ली होगी।
और खुद को मजबूत करने के लिए गार्डों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करूंगा, केवल बदला लेने के लिए। वह गलत नहीं है, लेकिन वह मेरे कारणों को पूरी तरह से चूक गया है। टूटते हुए और सोच में डूबे हुए रोहित ने अपना सिर नीचे किया, केवल एक और भी अधिक दृढ़ चेहरे के साथ इसे ऊपर उठाने के लिए। शिष्य समझता है। विलियम ने उसे घूर कर देखा, उसके चेहरे को समझने की कोशिश कर रहा था। अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह निश्चित रूप से इसमें अच्छा है। फिर उसने अपने सामने वाले बच्चे को समझने की कोशिश छोड़ दी और अपनी व्याख्या फिर से शुरू की। तो ये तय हो गया है, तुम अब बालाकृष्णन परिवार के गार्डों के सबसे कम उम्र के सदस्य हो। हमारे कर्तव्य ज्यादातर बालाकृष्णन के क्षेत्र में डाकुओं और जादुई जानवरों के साथ मुद्दों को हल करने में होते हैं, क्योंकि यह भीतरी दायरे में सैनिकों का कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत रूप से परिवार के सदस्यों की रक्षा करें। मैं बाद में मिशनों के बारे में और अधिक समझाऊंगा। अब ध्यान दो, मैं उस हिस्से के साथ शुरू कर रहा हूं जिसके लिए तुमने लगभग अपने हाथ खो दिए थे। कहने की जरूरत नहीं है, रोहित का ध्यान आसमान छू गया। तुमने यिन यांग सिस्टम पढ़ा है, इसलिए मैं श्वास और तत्वों के बारे में हिस्से को छोड़ सकता हूँ। मानव साधना को शक्ति के 3 केंद्रों में विभाजित किया जा सकता है, दंतियान, शरीर और चेतना का सागर, जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दंतियान तुम्हारे निचले पेट में है और यह आमतौर पर 15 साल की उम्र तक बनता है। ये वह जगह है जहां साधक श्वास जमा करते हैं और एक बार जमा हो जाने के बाद ये शरीर और परिणामस्वरूप मन का पोषण करेगा। शरीर एक साधक का खोल है, इसे श्वास के साथ भरकर पोषित किया जा सकता है और यह जितना मजबूत होगा, तुम्हारा दंतियान और मन उतना ही स्थिर होगा। तुमने पहले ही आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक के साथ इसका पोषण करना शुरू कर दिया है। चेतना का सागर तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र में है और यह वह जगह है जहां तुम्हारी मानसिक ऊर्जा उत्पन्न और जमा होती है। तुम्हारे चेतना के सागर को बड़ा करने से न केवल मानसिक ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए अधिक जगह मिलेगी और इसका उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि यह तुम्हारी इंद्रियों को भी तेज करेगा और तुम्हारे विचारों को तेज करेगा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्तर पर तुम आसन खतरों की भविष्यवाणी भी करना शुरू कर सकते हो। अब तुम अपने सवालों का पहला दौर शुरू कर सकते हो। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे याद करने के लिए अपने दिमाग में अपने गुरु ने जो कहा उसे दोहराया। सूचना के टुकड़ों को कई बार स्कैन करने के बाद उसने 2 चीजें पाईं जिनके बारे में वह निश्चित नहीं था। गुरु, मेरे 2 सवाल हैं। क्या आपने नहीं कहा कि आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक सिर्फ एक साधना तकनीक की नकल है? अगर दंतियान 15 साल की उम्र में बनता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अगले 5 साल तक साधना नहीं कर सकता? विलियम का जवाब तत्काल था, क्योंकि उसने शायद एक क्षण पहले अपने शिष्य के दिमाग में आने वाले संदेहों का अनुमान लगा लिया था। वास्तविक शरीर पोषण के तरीके शरीर को भरने और उसका पोषण करने के लिए दंतियान में श्वास का उपयोग करते हैं। तुलना में आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक सिर्फ श्वास को जबरदस्ती शरीर में संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग स्वाभाविक रूप से पोषण के रूप में किया जाएगा। अंतर श्वास की मात्रा में है, इस तथ्य के अलावा कि तुम जिस तकनीक का अभ्यास करते हो वह दंतियान का उपयोग करने वाले तरीकों को प्राप्त कर सकने वाले 10वें हिस्से को ही जमा कर सकती है। इसके अलावा तुम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हो कि वह तकनीक शरीर की शारीरिक सीमाओं से बंधी है, जबकि वास्तविक शरीर पोषण के तरीके तुम्हें उन सीमाओं को तोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। दूसरे सवाल के लिए, हाँ, वह सामान्य उम्र जिस पर एक इंसान ने पूरी तरह से अपना दंतियान बनाया है 15 है। फिर भी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, शक्ति के 3 केंद्र गहराई से जुड़े हुए हैं। शायद तुमने आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक का अभ्यास करके दंतियान के निर्माण की प्रक्रिया को पहले ही तेज कर दिया है। कौन जानता है, हो सकता है कि तुमने पहले ही कुछ महीनों का विकास प्राप्त कर लिया हो। ये सुनकर रोहित की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब यह है कि मैं शक्ति के अन्य 2 केंद्रों को प्रशिक्षित करके प्रक्रिया को तेज कर सकता हूँ। रुको, कुछ अजीब है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब कोई एक ही समय में उन तीनों को प्रशिक्षित करता है तो उसकी वृद्धि घातीय होगी? उसके चेहरे पर एक भ्रमित भाव दिखाई दिया। भौहें एक साथ बुनी हुई थीं। उसने अपने गुरु को देखा और अधिक सवाल पूछने वाला था जब उसे बाधित कर दिया गया। जब तुम अभ्यास करना शुरू करोगे तो तुम्हें और अधिक समझ में आएगा। साधना स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ अवज्ञा का एक कार्य है, क्योंकि हम इसकी शक्ति लेते हैं और इसे अपना बनाते हैं। इसलिए प्रक्रिया बेहद लंबी और दर्दनाक है। इसलिए चून की शक्ति के 3 केंद्र जुड़े हुए हैं। अगर यह सच है कि एक को सशक्त बनाना अन्य 2 को प्रभावित करेगा, तो ये भी सच है कि एक को पीछे छोड़ना अन्य 2 की वृद्धि को धीमा कर देगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब तुम सड़क पर कदम रखोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। विलियम फिर जमीन पर बैठ गया और अपने सूट के नीचे से चादरों का एक ढेर निकाला।
मैं तुम्हें चेतना के सागर के लिए एक प्रशिक्षण विधि दूंगा और तुम्हें एक मार्शल आर्ट और एक शरीर पोषण विधि चुनने दूंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए छांटा है, जिसे दंतयान की आवश्यकता नहीं है। ये चादरें केवल तकनीकों का सामान्य विवरण है, इसलिए करीब आओ और उन्हें ध्यान से पढ़ो। अपने व्यक्तित्व और जरूरतों के अनुरूप उन लोगों को चुनना याद रखो। इससे पहले कि वह फर्श पर चादरें रखता, रोहित पहले से ही उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। ये कमीना बच्चा मुझसे भागते समय भी इतनी तेजी से नहीं भागा। एक गहरी आह छोड़ते हुए विलियम ने जोड़ा, ध्यान दो कि दंतयान बनने के बाद तुम्हें शरीर पोषण विधि को बदलना होगा और यह कि मार्शल आर्ट अपनी सच्ची शक्ति को व्यक्त करने के लिए श्वास का उपयोग करते हैं, इसलिए अभी के लिए तुम अपने शरीर में जमा होने वाले तक ही सीमित हो। अंतिम चेतावनी के बाद उसने चादरों को फर्श पर रख दिया। शरीर पोषण वाले दाईं ओर और मार्शल आर्ट वाले बाईं ओर थे और अपने शिष्य को उन्हें उत्सुक आंखों से पढ़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें केवल एक टकटकी से खा सकता है। उसमें निश्चित रूप से एक साधक की इच्छा है, मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी दूर जा सकता है। रोहित ने पहले बाईं ओर की चादरों का ढेर, जिसमें मार्शल आर्ट थे, को छांटने का फैसला किया। 5 चादरें। बालाकृष्णन तलवार शैली, एक 2 हाथ वाली तलवार शैली जो बालाकृष्णन परिवार द्वारा बनाई गई है, हमला और रक्षा दोनों में संतुलित है, सैनिकों के लिए एकदम सही है। श्वास वार हमले को सशक्त करेगा, जो चट्टानों को तोड़ने में सक्षम है। रैंक 1, प्रेत कटार शैली, अजीब चालों से बनी एक हाथ वाली कटार शैली जिसका बचाव करना कठिन है, अच्छा हमला और खराब रक्षा। श्वास तुम्हारे दुश्मन को अप्रस्तुत पकड़ने के लिए किसी भी इच्छुक शरीर के अंगों को गायब कर सकती है। रैंक 2, तलवार का प्रवाह, एक 2 हाथ वाली तलवार शैली जो तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी के हमले को विक्षेपित करने और सही समय पर पलटवार करने पर केंद्रित है, उत्कृष्ट रक्षा। श्वास एक निश्चित अवधि के लिए हवा की एक ढाल बना सकती है। रैंक 2, जुड़वां कटार शैली, एक हाथ वाली कटार शैली जो 2 कटारों को चलाती है, गति पर केंद्रित है, एक ही समय में बचाव और हमला कर सकती है। श्वास कटारों की वेदन क्षमता को बढ़ाएगा जिससे वाहक को ब्लेड को छूने की आवश्यकता के बिना काटने की अनुमति मिलेगी। रैंक 2, लोहा हथेली शैली, एक हथियार रहित शैली जो हाथों को एक हथियार के रूप में उपयोग करती है, प्रहार करने के लिए उत्कृष्ट हमला और गतिशीलता। श्वास उपयोगकर्ता के हाथों को कठोर करेगा जिससे वे ब्लेड को रोकने या प्रतिद्वंद्वी के आंतरिक अंगों को चोट पहुंचाने के लिए एक सदमे की लहर जारी करने में सक्षम होंगे। हाथों का कठोर होना प्रशिक्षण के साथ स्थायी हो सकता है। रैंक 2, रोहित गहरी सोच में पड़ गया। गुरु, कलाओं के किनारे पर एक रैंक क्यों है? मानो सवाल की उम्मीद कर रहा हो, विलियम ने गंभीरता से समझाया। रैंक, श्वास का उपयोग करते समय तकनीक की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मूल रूप से परिभाषित करता है कि उनके प्रभाव और विनाश कितने मजबूत हो सकते हैं। हर तकनीक और जादू के लिए एक रैंक है और साधकों के लिए भी एक रैंक है, लेकिन मैं साधक के हिस्से को तुम्हारे दंतयान के बनने के बाद समझाऊंगा। रोहित ने अपने हाथों में चादरों को देखते हुए फिर से सोचना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि मैं पहले ही बालाकृष्णन तलवार शैली को अस्वीकार कर सकता हूं क्योंकि यह रैंक 1 है। लोहा हथेली शैली अच्छी लगती है, खासकर स्थायी कठोरता वाले हिस्से के लिए, लेकिन मैं इन वर्षों में कटार से काफी परिचित हो गया हूं, इसलिए मुझे इसके साथ रहना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसके हाथों में केवल 2 चादरें बची थीं। प्रेत कटार शैली वह जगह होनी चाहिए जहां से सांप कलाई का रूप आया था, इसलिए मैं वास्तव में इसे सीखने में एडवांटेज हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पुरुषों के खिलाफ एक हत्या विधि है। क्या एक ड्रैगन अदृश्यता की चाल के लिए गिर जाएगा? इस तरह रोहित के हाथों में केवल एक चादर बची थी। मैं एक मार्शल आर्ट के रूप में जुड़वां कटार शैली को चुनता हूं। विलियम खुशी से मुस्कुराया और सिर हिलाता रहा। अच्छा चुनाव, चूंकि तुम्हें 2 कटारें चलानी है, इसलिए शुरुआत में यह थोड़ा कठिन होगा, लेकिन तुम जल्द ही समझ जाओगे कि यह एक ऐसी शैली है जो हर स्थिति में फिट बैठती है। रोहित ने अपना ध्यान शरीर पोषण विधियों के समूह में स्थानांतरित कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि विलियम के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई थी, जिसे एक चिंतित अभिव्यक्ति से बदल दिया गया था। शायद मैंने दंतयान की आवश्यकता के बिना विधियों के एक समूह से बहुत ज्यादा उम्मीद की थी। हर तकनीक आइस फायर रिवॉल्विंग तकनीक के समान लगती है, वे सिर्फ कुछ विलक्षणता जोड़ते हैं जैसे अधिक ताकत या अधिक गति। कम से कम वे सभी रैंक 2 हैं, इसलिए उन्हें मेरे वर्तमान वाले से बेहतर होना चाहिए। वह लगभग एक पोषण विधि चुनने के लिए तैयार था जो उसकी गति को बढ़ाएगा जब वह अंतिम चादर तक पहुंचा। रैंक 3, विलियम के चेहरे पर चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसने अपने सामने वाले बच्चे को विनती भरी आंखों से देखा। कृपया उसे मत चुनो, वह एक तकनीक नहीं बल्कि शुद्ध यातना है। वह उस विधि को उस ब्लॉक में नहीं डालना चाहता था जहां से रोहित को चुनना था, लेकिन उसके कप्तान ने अलग तरह से सोचा, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
विलियम, हमें उसकी इच्छाओं का सम्मान करना होगा। अगर वह गार्ड में आता है और फिर पता चलता है कि हमने उस विधि को उससे छिपा रखा था, तो वह हम पर विश्वास खो सकता है और विद्रोह कर सकता है। ऐसे शब्द थे जो उसके कप्तान ने उसे एक दिन पहले कहे थे। फिर भी मुझे नहीं लगता कि एक बच्चा जिस तरह के दर्द के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे समझ सकता है। जब विलियम चिंता और विचारों में खोया हुआ था, रोहित अपने हाथों में रैंक 3 विधि को अविश्वसनीय रूप से पढ़ रहा था। 7 नरकों का निर्माण, उन लोगों का चरम शरीर पोषण जिन्हें दंतयान की आवश्यकता नहीं होती है। ये शक्ति के मामले में दंतयान की आवश्यकता वाले तरीकों के बराबर है। इसलिए यदि उपयोगकर्ता उपचार से बच जाता है तो वह एक रैंक 3 शरीर प्राप्त करेगा जो रैंक 1 मार्शल आर्ट और रैंक 0 जादू मंत्रों को लगभग बिना नुकसान के रोक सकता है। इसके अलावा चूंकि यह श्वास द्वारा आकार दिया गया एक शरीर है, इसलिए इसका इसके साथ एक बेहतर संबंध होगा, इसकी वसूली और इसके हेरफेर को तेज करेगा। उपचार में एक विशिष्ट स्थान पर एक निश्चित संख्या में एक्यूपॉइंट्स को तोड़ना शामिल है ताकि एक अवशोषण भंवर बनाया जा सके जो स्वर्ग और पृथ्वी के श्वास को शरीर में प्रवेश करने और एक्यूपॉइंट्स का पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूर करेगा। फिर आदमी को आराम करना चाहिए और नए एक्यूपॉइंट्स को एक निश्चित अवधि के लिए शरीर को आकार देने और पोषण देना चाहिए। फिर उसे उपचार को 6 बार दोहराना होगा। चेतावनी, बेहद खतरनाक। उपयोगकर्ता को श्वास में हेरफेर करने के लिए प्रक्रिया के दौरान चेतना नहीं खोनी चाहिए या पुनर्निर्माण प्रक्रिया में एक त्रुटि हो सकती है जिससे स्थायी पक्षाघात या मृत्यु हो सकती है। चेतावनी, बेहद दर्दनाक। अपना सिर उठाकर रोहित ने आखिरकार अपने गुरु की चिंतित अभिव्यक्ति को देखा। गुरु, मुझे लगता है कि ठीक से चुनने के लिए मुझे विभिन्न कलाओं के बीच रैंक में अंतर को बेहतर तरीके से समझना होगा। विलियम ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश की और कहा, जरूर, इसे इस तरह से देखने की कोशिश करो, एक हमले में तुम जितने अधिक चर जोड़ते हो वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। सभी में सबसे कमजोर शरीर है जिसमें केवल एक मजबूती होती है, जैसे एक दीवार को मजबूत करना। फिर मार्शल आर्ट आता है जो शरीर और श्वास का मिश्रण है, इसलिए निश्चित रूप से इसकी शक्ति साधारण शरीर की तुलना में 1.5 गुना अधिक होगी। अंत में जादू के मंत्र हैं जो श्वास के एक विशिष्ट तत्व का उपयोग करते हैं जिसे तुम अपने दंतयान में मानसिक ऊर्जा के साथ मिश्रित करते हो ताकि मंत्र बनाए जा सकें। इसलिए वे सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी होंगे। सामान्य तौर पर एक साधक का उच्चतम रैंक शरीर होता है, जबकि उसकी साधना और मानसिक ऊर्जा का स्तर काफी समान होता है। अभी के लिए बस दंतयान के स्तर को एक प्रकार के ईंधन के रूप में समझो। ये जितना अधिक होगा, मार्शल आर्ट और मंत्रों के लिए उपयोग किए जाने पर इसके प्रभाव उतने ही मजबूत होंगे। रोहित ने अपनी निगाहें वापस अपने हाथ में रखी हुई चादर पर डाल दी। इस तकनीक के फायदे बहुत बढ़िया हैं, मुझे बस यह नहीं पता कि क्या ये जोखिम के लायक है। दंतयान वाले एक आदमी को रूढ़िवादी तरीके से रैंक 3 शरीर प्राप्त करने में कितना समय लगता है? विलियम ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर झिझका और फिर उसने बस सच्चाई बताने का फैसला किया। अगर शुरुआत से एक आदमी रैंक 3 शरीर के लिए एक विधि का प्रशिक्षण लेता है, तो रैंक 1 और 2 के तरीकों से गुजरे बिना इसमें 5 और 15 साल के बीच का समय लगेगा। मैं अभी किस शरीर के स्तर पर हूँ? एक बार जब मुझे दंतयान मिल जाता है और इस बीच एक रैंक 2 विधि का प्रशिक्षण लेते समय रूढ़िवादी तरीकों से इसमें कितना समय लगेगा? इस तकनीक के साथ कितना? रोहित के मुंह से सवालों का एक तूफान निकल गया। अगर उसे अपनी जान जोखिम में डालनी थी तो वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि लाभ खतरों से बहुत अधिक थे। अभी तुम्हारा शरीर आधे रैंक 1 से नीचे है क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी भी बढ़ रहा है और तुमने दंतयान की आवश्यकता के बिना एक विधि में प्रशिक्षित किया है। परिणाम उसी रैंक की तकनीकों द्वारा प्रदान किए गए लाभों की तुलना में कम होंगे जिन्हें दंतयान की आवश्यकता होती है। वही तुम्हारे नीचे रैंक 2 के तरीकों के लिए जाएगा। अगर तुम अब 1 में प्रशिक्षण शुरू करते हो तो जब तक तुम्हें अपना दंतयान मिलता है तब तक तुम्हारे पास रैंक 1 और आधे का शरीर होगा और तुम शायद 5-9 साल में रैंक 3 तक पहुंच जाओगे। अगर तुम उस यातना का उपयोग करते हो तो तुम्हें प्रक्रिया को पूरा करने में 3 और 5 साल के बीच का समय लग सकता है। रोहित थोड़ा चकित था। रूढ़िवादी तरीका बिल्कुल भी धीमा नहीं लग रहा था। उसे विश्वास था कि अपने कठोर कार्यक्रम के साथ वह सबसे कम संभव समय में रैंक 3 शरीर को प्राप्त कर लेगा, लगभग 4 से 5 अतिरिक्त साल बर्बाद कर देगा, लेकिन अपने जीवन के ऐसे चरम जोखिम से भी बच जाएगा। वह 7 नरकों की तकनीक से गुजरने के विचार को अस्वीकार करने वाला था जब उसने अपने गुरु की आंखों को देखा जो शर्म से भरी हुई लग रही थीं। फिर उसने कुछ सोचा और एक कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, एक उचित रैंक 3 शरीर पोषण विधि प्राप्त करना कितना कठिन है? इस बार विलियम में शर्म आ गई क्योंकि उसे पता चल गया था। उसने अपनी शांति को ठीक करने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे किया और फिर एक नर्म आवाज के साथ कहा,
तुम्हें इसका अनुरोध करने के लिए भीतरी दायरे में प्रवेश करना होगा। अभी भी कड़वी मुस्कान के साथ रोहित ने चादर अपने गुरु को सौंप दी। तो मैं 7 नरकों के निर्माण की विधि को चुनता हूँ। हना होगा। विक्रम का डर सा छो गया और वह दुखी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद को सीधा किया और कमरे के चारों ओर चला। फिर उसने बात करना शुरू किया। मैं तुम्हारे फैसले को स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हें उस विधि में प्रशिक्षित करने में मदद करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि तुम 6 महीने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रशिक्षण करो और अगर उस समय के बाद मैं तुम्हें तैयार नहीं मानता तो मैं तुम्हें उपचार शुरू करने की अनुमति नहीं दूंगा। दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़वां कटार शैली का प्रशिक्षण करना होगा। क्या तुम स्वीकार करोगे? रोहित ने उसे थोड़ा भ्रमित होकर देखा और धीरे से विरोध किया। क्या मैं इन शर्तों के पीछे का कारण जान सकता हूँ? विक्रम अपनी जगह पर रुक गया और जवाब दिया। उस तरह के दर्द को सहने और फिर भी श्वास को हेरफेर करने में सक्षम होने के लिए तुम्हें एक औसत आदमी की तुलना में एक बहुत मजबूत दिमाग की आवश्यकता होगी। यदि तुम कुछ समय के लिए अपनी चेतना के सागर का प्रशिक्षण करते हो तो तुम उपचार से बचने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाओगे। दूसरी शर्त के लिए, मैं एक बच्चे पर यातना का अभ्यास करूंगा और मुझे इसके बारे में वास्तव में अच्छा महसूस नहीं होता। कम से कम मैं तुम्हें प्रशिक्षित करके थोड़ा गुस्सा निकालूंगा और तुम इस प्रक्रिया के दौरान दर्द के प्रति अपनी सहनशीलता भी बढ़ा सकते हो। रोहित इस जवाब से थोड़ा चौंक गया था, खासकर इसके अंतिम भाग के बारे में। गुरु, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको मुझ पर उपचार करने के लिए खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। भीतरी दायरे से कोई भी तुम्हें ऐसा करने में मदद नहीं करेगा और बाहरी दायरे में केवल मैं और कप्तान ही हैं जो श्वास का कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। फिर भी, इसके उपयोग में मेरी सटीकता कहीं बेहतर है, इसलिए मैं इसे करने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार हूँ। रोहित सोच में पड़ गया। भले ही उसने पहले मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वह एक बुरा चरित्र नहीं है। खैर, या तो उस पर भरोसा करना है या गार्डों को धोखा देने के लिए वापस जाना है, इसलिए मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। मैं सहमत हूँ, रोहित ने अंत में कहा। अद्भुत, विक्रम ने जवाब दिया और फिर उसने अपनी पैंट की एक जेब से एक और कागज का टुकड़ा निकाला जो मोड़ा हुआ था। उसने वह मुड़ी हुई चादर रोहित को सौंप दी और फिर से समझाना शुरू कर दिया। उस चादर के अंदर एक चक्र लिखा हुआ है जिसे उन जादुई जानवरों की प्रजातियों के बाद तेजस चक्र कहा जाता है जिनसे उन्हें प्राप्त किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन जानवरों में इतनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा थी कि वे एक ही विचार से एक वयस्क आदमी को मांस की एक छोटी गेंद में निचोड़ सकते थे। वे बड़े बंदरों के समान थे और उनकी प्रत्येक प्रजाति के पीठ पर इन चक्रों की एक अलग संख्या अंकित थी। उनके पास जितने अधिक चक्र होते थे, उनकी मानसिक ऊर्जा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती थी। जब मनुष्यों ने पता लगाया कि वे अपनी मानसिक ऊर्जा को सशक्त बनाने के लिए इन चक्रों का उपयोग कर सकते हैं, तो एक बड़ा एक्सटर्मिनेशन शुरू हुआ और तेजस प्रजाति का अब केवल चक्र ही बचे हैं। मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करने की विधि इन चक्रों पर वर्षों के प्रयोग का परिणाम है। आजकल 9 चक्रों के कुल के लिए 3 सेट हैं, प्रत्येक में 3 चक्र हैं। विक्रम थोड़ी देर रुका और फिर रोहित के हाथों में मुड़ी हुई चादर की ओर इशारा किया। वह जो मैंने तुम्हें दिया है, वह पहले सेट का पहला चक्र है। जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे मस्तिष्क के केंद्र में एक भयानक दर्द महसूस होगा, जो चेतना के सागर के साथ तुम्हारे पहले संपर्क के कारण होता है। वास्तव में, चेतना के सागर के साथ पहली बार बातचीत करने के लिए एक दर्द रहित विधि है, लेकिन इसमें तुम्हें 1 सप्ताह लगेगा और तुम जिस तरह के मैसोकिस्ट हो, उसे जानकर मुझे पता चला कि यह विधि तुम्हारे लिए बेहतर होगी। आगे बढ़ो और चक्र को पढ़ने की कोशिश करो। दर्द आने के बाद अपनी चेतना के सागर में प्रवेश करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करो। रोहित को मैसोकिस्ट कहे जाने पर थोड़ा मुस्कुराया। वह सिर्फ मजबूत होने के लिए उत्सुक था, क्या यह हर किसी के लिए समान नहीं था। उसने अपने हाथों में चादर को धीरे धीरे तब तक खोला जब तक कि स्याही का एक तार दिखाई नहीं दिया। तुरंत उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। वह कराह उठा, दर्द सहन करते हुए और फिर से चक्र को छिपाते हुए, और फिर उसने दर्द के मूल पर ध्यान केंद्रित किया। उसे लगा कि वह एक और दुनिया में है। जमीन पर होने की भावना गायब हो गई और कोई गंध नहीं थी, केवल समुद्र की लहरों का लगातार शोर मौजूद था। उसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर देखा। वह हवा में पालथी मारकर बैठा था, उसकी आकृति आधी पारदर्शी थी। उसके ऊपर अंधेरा था जो उससे एक गोलाकार बाधा से अलग था। उसके नीचे एक नीला समुद्र था जिसकी सतह पर हल्की लहरें थीं। कुछ सेकंड की शुद्ध आश्चर्य के बाद उसने खुद को विक्रम के साथ कमरे में वापस पाया जो उसे घूर रहा था। ऐसा लगा कि केवल एक पल बीत गया था। गुरु, क्या आप समझा सकते हैं? रोहित ने इस शरीर से बाहर के अनुभव से पूरी तरह से चकित होकर पूछा।
तुमने अभी अभी अपनी चेतना का सागर देखा है। इसे एक व्यक्तिगत आयाम मानो, जहां तुम्हारे विचार, भावनाएं और मानसिक ऊर्जा संग्रहित हैं। वह आयाम जितना बड़ा होगा, भौतिक दुनिया पर इसका उतना ही अधिक प्रभाव होगा। इसके अंदर का पानी सोचने की तुम्हारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब तुम मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित करते हो या मंत्र डालते हो तो सावधान रहो, क्योंकि यह उस पानी को समाप्त कर देगा। और एक बार जब तुम इससे बाहर हो जाते हो तो तुम्हारी सोचने की क्षमता बहुत प्रभावित होगी, जब तक कि चेतना का सागर फिर से भर नहीं जाता। तुम उस स्थिति में बेहोश भी हो सकते हो, और अगर ऐसा अक्सर होता है तो तुम अपनी गोलाकार आकृति को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। एक बार जब गोलाकार आकृति टूट जाती है तो तुम्हारा दिमाग बिखर जाएगा और तुम बिना किसी इच्छा या विचार के सिर्फ एक जीवित शरीर होगे। विलियम उस समय एक वास्तव में गंभीर चेहरे के साथ बात कर रहा था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि कितने लोगों ने अपनी सीमाओं को धकेलने या खुद को अत्यधिक थकाने की कोशिश करके अपनी खुद की गोलाकार आकृति को तोड़ दिया था। मानसिक ऊर्जा का प्रशिक्षण विधि काफी सरल है, बस चक्र को याद करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने इसे याद कर लिया है जब एक बार चक्र तुम्हारी चेतना के सागर के अंदर दिखाई देता है, जैसे कि यह तेजस प्रजाति की त्वचा पर होता था, और इसे देखने से मानसिक ऊर्जा का कोई और कमी नहीं होगी। एक बार जब तुम ये कर लेते हो तो तुम्हें एक रैंक एक जादूगर माना जा सकता है, और तुम अपनी मौलिक योग्यता की पुष्टि करने के बाद अपने पहले मंत्र सीख सकते हो। जादूगरों की रैंक उनकी चेतना के सागर में तेजस चक्रों की संख्या के आधार पर 1 से 9 तक जाती है, और उनके पास उनकी रैंक के आधार पर एक सहायक शीर्षक होता है। रैंक 1, 2 और 3 के लिए यह प्रशिक्षु जादूगर है। रैंक 4, 5 और 6 के लिए यह मध्यवर्ती जादूगर है, बाकी के लिए यह उच्च जादूगर है। मूल रूप से हर अमीर परिवार के पास पहले 3 चक्रों का एक सेट होता है। बालाकृष्णन परिवार के पास पहले 5 होने चाहिए, जबकि उच्च वालों के लिए केवल सिन्हा परिवार या इसी तरह के उच्च नोबल परिवारों के पास वे हो सकते हैं। अब व्याख्याओं के साथ पर्याप्त है, अपने घर वापस जाओ और पहले चक्र का अभ्यास करना शुरू करो। मैं तुम्हारे रहने की जगह पर जुड़वां कटार शैली के रूप और विवरण भेज दूंगा, जिसमें एक और कटार भी शामिल है। मैं तुम्हें 1 सप्ताह बाद फिर से देखूंगा ताकि दोनों के साथ तुम्हारी प्रगति की जांच कर सकूं। अपनी मानसिक ऊर्जा को खत्म न करने का याद रखो। अपने कमरे के अंदर रोहित अपने हाथों में एक कागज के टुकड़े पर टकटकी लगाए देख रहा था। प्रक्रिया कठिन लग रही थी, क्योंकि उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं और उसकी आंखें बंद होने की कोशिश करती रहीं। ये बहुत कठिन है। लगे रहो, लगे रहो। कमीनी आंखों खुली रहो। रोहित अपने कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित था और उसने अपने चारों ओर सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें लाल और रक्त से भरी हो गईं। उसकी चेतना के सागर के अंदर गोलाकार आकृति के केंद्र से लहरें लगातार उठती रहीं, जहां रोहित की आधी पारदर्शी आकृति आंखें बंद करके खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी भौहें पड़ी थीं। लहरें हर बार कुछ मिलीमीटर से अपनी परिधि को बड़ा करते हुए गोलाकार आकृति की सीमाओं पर टकराती थीं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया चलती रही, समुद्र का स्तर कम होता गया और तब तक ये पहले से ही गोलाकार आकृति के 1/4 से भी कम को कवर कर रहा था। रोहित ने अचानक चक्र वाली चादर को मोड़ दिया और अपने हाथों को फैलाकर फर्श पर लेटे हुए एक लंबी सांस बाहर छोड़ी। मुझे लगता है कि मेरा सिर फटने वाला है। मेरी दृष्टि भ्रमित लगती है और यहाँ तक कि सोचने से भी दर्द बढ़ता है। भयानक, इस तरह का प्रशिक्षण भयानक है। और मुझे इतनी नींद भी आ रही है। उसके कमरे के दरवाजे से कुछ खटखटाने की आवाज आई। रोहित ने अपने दिमाग में थोड़ा शाप दिया, केवल फिर से दर्द में वृद्धि महसूस करने के लिए जिसने उसे फिर से शाप दिया। वह पहले फर्श के सहारे और फिर दीवारों के सहारे खड़ा हुआ और अंततः दरवाजा खोलने गया। प्रिया की आकृति दरवाजे के दूसरी तरफ एक उज्ज्वल चेहरे के साथ दिखाई दी, जिसमें 2 पुरानी किताबें और एक केस था। कुछ गार्ड इन्हें इमारत में ले गए। उन्होंने कहा कि उप कप्तान ने भेजे हैं। उसने अपने बेटे की स्थिति को देखकर खुद को रोक दिया। वह अविश्वसनीय रूप से थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें आधी बंद और पूरी तरह से लाल थीं। उसने ध्यान दिया कि वह खुद को खड़े रखने के लिए दरवाजे का समर्थन के रूप में उपयोग कर रहा था। वह जल्दबाजी में उस पर कूद पड़ी और समर्थन के रूप में उसकी बगल के नीचे अपना कंधा रख दिया। फिर वह बिस्तर की ओर चली गई और चिल्लाती रही, तुम्हें क्या हुआ? क्या वह विक्रम सही है या ये गार्ड हैं? मैं अभी कप्तान से बात करने जा रही हूँ। मैं इससे पहले कि वह अपना गुस्सा खत्म कर पाती, रोहित बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और अपनी मां को और अधिक चिल्लाने से रोकने के लिए एक हाथ उठाया। उसके सिर में नरक की तरह दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद को बात करने के लिए मजबूर किया क्योंकि उसे अपनी मां को कुछ समझाने की जरूरत महसूस हुई। मां, चिंता मत करो। ये सिर्फ एक विशेष प्रशिक्षण है जो मुझे एक दिन जादू करने में सक्षम बनाएगा।
मैंने थोड़ी अतिशयोक्ति की क्योंकि यह मेरी पहली बार था, लेकिन मुझे कुछ नींद लेने के बाद बेहतर महसूस होगा। चिंता मत करो, गार्ड मेरे साथ अच्छे हैं, वे मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं करते हैं। प्रिया ने और अधिक बात करने से रोक दिया और अपने बेटे को देखा। उसके काले बालों को छूते हुए और उन बर्फीली नीली आंखों को देखकर उसे अपने साथ रोहित की समानता से गर्माहट महसूस हुई। फिर वह उसके बगल में बैठ गई और उसके सिर को सहलाते हुए उसे गले लगा लिया। यह मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। उसकी प्रिकॉसिटी केवल उसके दृढ़ संकल्प से ही पार होती है। अपनी बाहों में बच्चे को देखते हुए उसने देखा कि उसकी मांसपेशियां कितनी सावधानी से परिभाषित थीं और उसके हाथों पर कैलस की उच्च संख्या थी। एक ऐसे मेहनती बेटे के लिए थोड़ा गर्व ने उस पर आक्रमण किया और इसलिए उसने गले को तोड़ दिया और उसे अपने सामने रखा, हाथ उसके कंधों पर बंद थे। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें और अधिक सावधान रहने का वादा करना होगा। मैं तुम्हें इस दयनीय स्थिति में और नहीं देखना चाहती। और बहुत मेहनत मत करो, याद रखो कि आराम भी प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और तुम फिर कभी अपना दोपहर का भोजन छोड़ने की हिम्मत मत करना, वरना इसके परिणाम होंगे। क्या तुम समझते हो, युवा पुरुष? इन शब्दों को सुनकर रोहित को बेहद गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। 1, 2, और मैं केवल इतना ही देख सकता हूँ। वह अपनी माँ के शरीर पर हिंसा के नए संकेतों की गिनती कर रहा था। यह एक आदत थी जिसे उसने तब उठाया जब उसने प्रिया पर पहला निशान देखा, जिस समय उसने एक शिक्षक के लिए अनुरोध किया था। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं सावधान रहूंगा, रोहित ने मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हुए कहा। प्रिया ने उसे कुछ और समय के लिए देखा और फिर वह खड़ी हो गई और किताबें और वह केस छोड़ गई जो वह बिस्तर पर ले जा रही थी। मुझे अब जाना होगा, मैं नौकरों को तुम्हें एक बड़ा भोजन लाने के लिए कहूंगी। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक तुम जिंदा हो तुम कुछ भी कर सकते हो। उसने फिर रोहित के माथे पर चूमा और उसे एक अंतिम नजर देखने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गई। रोहित ने अपनी मां की दिशा में देखना जारी रखा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी रक्त से भरी आंखों ने एक शीतलता प्राप्त कर ली जो उसने शायद ही कभी दूसरों को दिखाई थी। अब तक 324 दृश्य। पिताजी अपना अनुपात बढ़ा रहे हैं। वह केवल अर्जुन को प्रिया के कमरे में बेतरतीब ढंग से प्रवेश करते और बाहर निकलते देखता था, एक बार भी उसकी आंखें उसके बेटे पर नहीं गई थीं। ऐसा लगता है कि मैं केवल रात में मानसिक ऊर्जा का अभ्यास कर सकता हूं या मेरी मां इसके बाद के प्रभावों को देख सकती है, मैं उसे चिंतित नहीं करना चाहता। जैसे ही शीतलता ने उसे घेर लिया, उसके सिर पर दर्द जारी रहा, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैंने चेतना के सागर में लगभग 4 घंटे बिताए, अगर मैं खुद को मजबूर करता हूं तो मैं शायद और अधिक समय तक रह सकता हूं, मुझे बस एक रात की नींद के साथ वसूली दर को समझना होगा। उसने खिड़की के बाहर देखा और देखा कि शायद अभी भी शाम के 5 या 6 बज रहे थे। फिर उसने अपना ध्यान अपनी तरफ की किताबों पर स्थानांतरित कर दिया। जुड़वां कटार शैली और 7 नरकों का निर्माण। जाहिर है कि मेरे गुरु चाहते हैं कि मैं उपचार का आदी हो जाऊं, भले ही वह इससे इतना नफरत करते हों। उसने पहले कटार शैली का वर्णन करने वाली किताब को उठाया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उसके सिर में दर्द हुआ। ये वास्तव में एक पूर्ण मार्शल आर्ट है और श्वास का उपयोग सांप कलाई तकनीक की तुलना में थोड़ा आसान लगता है। मार्शल आर्ट की सच्ची शक्ति को सक्रिय करने के लिए किसी को एक विशिष्ट लय और पैटर्न के अनुसार श्वास को स्थानांतरित करना पड़ता था और फिर उसे इस हेरफेर को सही शरीर की गति के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता था। मैं वास्तव में इसका प्रशिक्षण अब नहीं कर सकता क्योंकि यह अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है, लेकिन कल सुबह मैं निश्चित रूप से इसका अभ्यास करना शुरू करूंगा। उसने किताब बंद कर दी और केस खोला। उसके अंदर एक छोटी कटार थी। इसकी गुणवत्ता उसे एक से बेहतर लग रही थी जिसे उसने प्रशिक्षण याद से चुराया था। क्या अच्छी कटार है। विक्रम वास्तव में इस गुरु के सामान को गंभीरता से ले रहा है। फिर उसने 7 नरकों के निर्माण विधि वाली किताब पर एक नजर डाली। इस बीच चावल और चिकन मांस से बना एक भरपूर भोजन आ गया। रोहित ने खाते हुए किताब में निहित जानकारी के माध्यम से भाग लिया। पेट से तेज सिरदर्द के कारण थोड़ी मतली पैदा हुई, लेकिन उसने वैसे भी खुद को खाने के लिए मजबूर किया। पागला वैद्य शामिल हुआ और उसने शरीर पोषण विधियों पर अपने प्रयोग करने के लिए कम से कम 12 पंथों की स्थापना की। पंथों को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था ताकि वह उन पर प्रयोग कर सके। प्रक्रिया के अंत में 7 नरकों की विधि बनाई गई थी, लेकिन मृत्यु दर केवल 99% से 85% तक कम हो गई थी, बिना उन बाद के प्रभावों पर विचार किए जो उपचार ने नमूनों पर किए थे। रोहित ने अपनी पढ़ाई रोक दी ये देखकर कि रात आ गई थी और वह पूरी तरह से ड्रेन्ड महसूस कर रहा था।
मैं बेहतर सोने चला जाता हूँ। कल मैं जुड़वां कतारों के साथ प्रशिक्षण शुरू करूंगा और मैं शायद देर दोपहर में मानसिक ऊर्जा के साथ शुरू करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या कल मुझे आज के प्रशिक्षण से कुछ बदलाव दिखाई देंगे। ये सोचते हुए कि उसने किताबों को अपने बिस्तर के किनारे और कतार को वापस केस में रखा और सोने चला गया।